ईडी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी हमारे नोएडा स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों के संकेत कैसे निकल कर आ रहे हैं, नतीजों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, इस सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान एक करके एक जुड़ेंगे। इंडेक्स लेवल पर तो राय लेंगे ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज मेहमानों के लेंगे। विस्तार में सभी चीजों पर अगले 2.5 घंटे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर आज सुबह रखनी चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो याद रखें, डाउ जोन्स 450 अंक टूटकर शुक्रवार के सत्र में बंद हुआ था। कई सारे अमेरिकी टेक शेयरों में भी गिरावट दिखी। आज सुबह एशियाई बाजार से तो संकेत ठीक ठाक है। अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। 23,570 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। कई सारे कंपनियों के नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए। LIC और सन टीवी जैसे कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे। वही डिलीवरी और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नतीजे कमजोर रहे। सभी नतीजों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके अलावा निफ्टी कंपनियों में 3 निफ्टी कंपनियों के नतीजे आज आते हुए नजर आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम और ऑटो सेक्टर से आयशा मोटर्स के नतीजों पर नजर रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर क्या निकल कर आती है, वहां पर भी फोकस होगा। और पॉलिटिकल फ्रंट पर 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार की वापसी हो चुकी है। शनिवार को दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उसके बाद भारतीय बाजार आज उन इलेक्शन के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो कई सारे ट्रिगर्स जिसके बेसिस पर बाजार की चाल आज निर्भर रह सकती है। हर बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। हाँ, ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले बताएं, कल शाम को इंडिया की मैच थी, कैसी रही? अच्छी खासी जीत निकल कर आई है इंडियंस के लिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ही शानदार मैच मतलब कहेंगे। देखिए, रोहित शर्मा के जो फैंस थे और जिस तरह के फॉर्म से ये गुजर रहे थे रोहित शर्मा, मतलब देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा जैसे इतना बड़ा प्लेयर है जो 30 से ज़्यादा सेंचुरी मार चुका है, 11,000 से ज़्यादा रन स्कोर कर चुका है ओडीआई में, वो इस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन कल बिल्कुल जो पुराना अंदाज था रोहित शर्मा का वो देखने को मिला और वो फ्लैम्बॉयंस, वो स्वैग नजर आया रोहित शर्मा की तरफ से। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही। मतलब ऐसा लगा नहीं कि कोई बैगेज लेके आ रहे हैं, मतलब उनके मन में कुछ चल रहा हो कि अच्छा रन बना नहीं पा रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। अमेजिंग स्टार्ट दी रोहित शर्मा ने, सेंचुरी भी कंप्लीट की, उसके बाद भी काफी बहुत अच्छे दिख रहे थे और बेहतरीन ये पारी रही रोहित शर्मा की तरफ से कल के मैच में। बिल्कुल, रोहित शर्मा की तूफानी सेंचुरी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। काफी अच्छी मैच रही कल। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों के संकेतों पर आप फोकस करते हैं। एशियाई बाजार से तो संकेत ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिकी बाजार शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स में भी कमजोरी दिखी। लेकिन आज सुबह अमेरिका से बड़ी खबर टैरिफ्स को लेकर निकल कर आई है, जिसके चलते अमेरिकी फ्यूचर्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आशीषा, देखिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार ये कमजोरी पर ही बंद हुए हैं। डाउ जोन्स की बात करें 444 अंक फिसदा दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नेस्डेक की गिरावट रही 268 अंकों की। तो संकेत कमजोर इसलिए हुए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं और बाजार उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर बराबरी का टैरिफ लगाने पर वो विचार कर रहे हैं, यानी कि जहां पर टैरिफ कम है उन देशों पर वो टैरिफ बढ़ाए हैं। तो ये चिंता बाजार को कहीं न कहीं परेशान कर रही है और उसके चलते हमने देखा कि तीनों के तीनों इंडेक्स में 1 से 1.5% के आसपास तक की गिरावट हमने देखी है। कुछ और चीजें हैं जो बाजार का मूड थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। एक तो कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आए। फरवरी में कंज्यूमर सेंटिमेंट गिरकर हो गया है 71.3, अनुमान था उसके कहीं ऊपर का। लेकिन महंगाई दर बढ़ने की भी चिंता बाजारों को सता रही है और 4.3% पर महंगाई दर पहुंचने की आशंका है।
और जो कि 2023 के बाद सबसे ज़्यादा ये हो सकती है। तो इसके चलते बाजार में थोड़ी सी घबराहट का माहौल हमने देखा है। बेरोजगारी दर की बात करें तो जनवरी में बेरोजगारी दर 4.1% से गिरकर 4% पर फिसला है। ये भी अगर आप दूसरे लिहाज से देखेंगे तो ये चिंता के तौर पर है। अगर आप इसको यूएस फेड की दरों में कटौती के से लिंक करके देख रहे हैं तो थोड़ी सी चिंता की बात जरूर ये है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अल्फाबेट में 3% के आसपास की कमजोरी रही। अमेजॉन के कमजोर गाइडेंस आए थे और उसके चलते शेयर में हमने 4% के आसपास की गिरावट देखी। हालांकि यूएस फ्यूचर्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 80 अंक ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर करीब करीब हम देख रहे हैं कि 0.25% से थोड़ी ज्यादा की तेजी पर आपको बाजार कारोबार करते हुए दिखेंगे। एशिया में आज मिक्स सेंटिमेंट है। जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे दिन नरमी है। आज थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखेगा। हल्की सी गिरावट वहां पर है, लेकिन हैंगसेंग में लगी है तेजी की हैट्रिक और लगातार तीसरे सत्र में अच्छी तेजी पर कारोबार कर रहा है। आज करीब 300 अंक ऊपर आपको हांगकांग का बाजार हैंगसेंग दिखेगा। चाइना के बाजार में हल्की सी बढ़त है और कोरिया के बाजार की बात करें तो दूसरे दिन नरमी है, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा कोई कमजोरी वहां पर नहीं है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है सोने की, और सोना हम देख रहे हैं कि $2900 के आसपास जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्रूड को निचले स्तरों पर थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। हमने देखा था कि भाव गिर के $74 के आसपास आ गए थे, लेकिन वहां से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन अब ब्रेंट क्रूड के भाव $75 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहे हैं, अपने कंफर्ट रेंज के अंदर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बड़ी है। जिस तरह से ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कदम हम देख रहे हैं, 108 के ऊपर निकला है डॉलर इंडेक्स। और 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो लोअर लेवल से थोड़ी सी स्पाइक बॉन्ड यील्ड में आई है। हमने देखा था शुक्रवार को कि 4.44 के स्तर थे, अब वो जो स्तर है 4.5 के आसपास है, 4.48 के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखेगी अमेरिका में। तो जो संकेत हैं, अमेरिका से संकेत आपको कमजोर दिखेंगे, लेकिन एशिया से संकेत अगर आप हैंगसेंग को देखेंगे तो ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी जरूर आज कमजोरी पर खुलने के संकेत दे रहा है। हमने देखा था कि शुक्रवार को लोअर लेवल से थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश की थी, लेकिन आज 50 अंकों की नरमी पर खुलने के संकेत दे रहा है। 23,550 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन बाजार के लिए अगर हम कुछ और संकेतों की बात करें तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है 27 साल के बाद, और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। लगातार 2 चुनाव में जो बीजेपी की सीटें थी 70 में से वो 10 से भी कम थी। तो एक सॉलिड विक्ट्री, सेंटिमेंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव जरूर है। कितना बाजार को हेल्प करेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, सेंटिमेंट जरूर अच्छा है कि बीजेपी की जो प्रेजेंस है नॉर्थ में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और एक क्रूशियल जीत नेशनल कैपिटल में और एक धमाकेदार जीत बीजेपी के लिए वहां से आई है। लेकिन बाजार की जो चिंता है एफआईएस के फ्रंट पर वो जारी है। हमने लगातार तीसरे सत्र में फिर से बिकवाली का आंकड़ा देखा है। हालांकि क्वांटम बहुत ही छोटा रहा है। 470 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग आई है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर 1082 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने बिकवाली होते हुए देखी। बाकी आंकड़े कोई ज्यादा बड़े थे नहीं। डीआईएस की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिला, जितना एफआईएस ने बेचा है डीआईएस उतना खरीदा है। 454 करोड़ रुपए के आसपास के डीआईएस की तरफ से बाइंग आई है। तो इन आंकड़ों को जरा समझते हैं कि किस तरह से देखना चाहिए। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईएस डीआईएस के जरा आंकड़ों को बता दीजिए, और आज क्या ये दिल्ली के जो चुनाव नतीजे हैं सेंटिमेंट बूस्टर हैं? देखिए, अगर गैप डाउन नहीं हो रहे उतने, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, हमने एक बार पिछली बार भी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था जब चुनाव के रिजल्ट्स अभी नहीं आए थे, तब भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि दिल्ली के चुनाव वैसे ठीक है, जीत जाए, एक नेशनल पार्टी आ जाए वो एक अलग मामला है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, एक पहला पॉइंट। दूसरा, 10 साल के बाद अगर कोई भी पार्टी आती है तो वन ऑफ द फेवरेट पार्टी में से ही आएगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी आएगी भी तो वही आई। दूसरी बात, जिस चीज़ पे चुनाव लड़ेंगे वो अभी भी फ्रीबीज थे। वो ऐसा नहीं था कि एक तरफ से फ्रीबीज थे वर्सेस ग्रोथ का मामला था, ऐसा कुछ भी नहीं था चुनाव के अंदर। तो बहुत हद तक मैनिफेस्टो भी मैच ही कर रहा था। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलिए ठीक है, चुनाव जीत गए तो एक और हिस्सा उनके पास आ गया,
एक डेवलपमेंट का एक एरिया भी है। आपको मालूम है कि दिल्ली तो 2-4 चीज़ों में बटा हुआ है, वो एनसीटी भी है, एनसीआर भी है और साथ ही दिल्ली का अपना एनएमडीसी भी है जो कि डीडीए से बिल्कुल अलग है ऑल टुगेदर। तो दिल्ली की डेमोग्राफिकल थोड़ा सा चेंजेस हैं, बट हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी जीत है। जहाँ पे वो 10 साल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो हार रहे थे, वहाँ से वो जीत गए। मार्केट के लिहाज से बड़ी जीत नहीं है। मार्केट के लिहाज से चाहिए कम से कम एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक बड़ा स्टांस, मार्केट के हिसाब से एफआईज चाहिए, मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बिल्कुल सेटल करने के बाद चाहिए। जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो रहा, बजट के अंदर उस चीज़ को एड्रेस किया गया, बाद में पॉलिसीज़ के अंदर 1/4% कट के उसका एड्रेस दिया गया, बट फिर भी मार्केट इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर अगर नहीं कर रहा होता तो फिर बात ही अलग थी। मैं एफआईज और डीआईज के नंबर पर आता हूँ दिल्ली चुनाव से 1 मिनट के लिए बाहर निकल के। अगर आप एफआईज और डीआईज का नंबर देखेंगे, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। अगर आप पिछले 10 दिन में पॉजिटिव चीज़ें देखें तो आपके साथ क्या क्या हुआ। पॉजिटिव बजट आया जिसने ये बताया कि जीडीपी ग्रोथ ठीक है, वो अपने पास है जैसी भी है, लेकिन फिर भी आपको रेट कट मतलब टैक्स में कंसेशन मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा फिर पॉलिसी का कट आ गया 0.25% का। डोनाल्ड ट्रंप ने इन बिटवीन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोली जो भारत के लिए मुश्किल हो। देश के प्रधानमंत्री खुद अब यूएस जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग मैटर है। क्या जितना डैमेज होने जा रहा है क्या उसको 50% कम कर देंगे, क्योंकि एक डैमेज की खेप आपने डिपोटेशन के तौर पर देखी है। फिर टैरिफ की बात भी उठी है, तो क्या उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए मिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इफ और बट्स में कैलकुलेटेड हैं। बट हाँ, इस सब के बीच में एक चीज़ जो बिल्कुल नदारद है, जिनका नाम निशान ही नहीं है या फिर आ भी रहे हैं तो नेक्स्ट डे वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, वो है एफआईज का नंबर। एफआईज का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार आपके सामने बात रखी। 16% के आसपास एफआईज विद नो चेंजेस मार्केट के अंदर खड़े हैं। डीआईज के पास करीब 54% की होल्डिंग है विद नो चेंजेस, एंड रिटेल के पास 72% की होल्डिंग्स है विद नो चेंजेस। नो चेंज इन एफआईज, नो चेंज इन डीआईज, नो चेंज इन रिटेल। तो तीनों के पास पोजीशन जस की तस है। मार्केट में अगर आप लेवल्स भी देखेंगे तो जस के तस लेवल्स हैं। वही 23,500 का बेस बना हुआ है मार्केट का, जो उसने बड़ी अच्छे से अचीव किया, और बैंक निफ्टी में 50,000 का बेस बना हुआ मार्केट में। एथिकली अगर आप शुक्रवार का ट्रेड देखेंगे भी तो वॉल्यूम के लिहाज से भी वो पूरे वीक का वन ऑफ द ड्राई डे में से एक काउंट होगा। ऑल्दो उस दिन एक अच्छी पॉलिसी भी थी, बट उसके बावजूद भी, पॉलिसी के बावजूद भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ। आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखाएंगे तो आपको थोड़ा उससे आइडिया लगेगा। उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वगैरह लिखा होता है, वहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स नहीं दिखेंगे, यानी कि पोजीशंस इधर से उधर बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो कहने ये देखिए 0.15 ये निफ्टी का हालत है, ठीक है, 0.15 सिर्फ निफ्टी की हालत है। ठीक, सेम आगे बैंक निफ्टी का भी दिखा दीजिए, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। इसको ना रिफ्रेश करके चलाया कीजिए, आपके ना प्रीमियम्स अपडेटेड नहीं है इसके अंदर। बट बाय द वे मैं सिर्फ आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करवाना चाहता, इसलिए मैंने ओपन इंटरेस्ट आपको जो दिखवाया आप जरा वो चेक कर लीजिएगा। दोनों के प्रीमियम्स अपडेटेड नहीं है, इसको हटाइए 1 मिनट के लिए स्क्रीन से। अब आते हैं जरा दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। देखिए मैं सिर्फ एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ। मैंने एक आपको चार्ट भी दिखाया था, मैं आपको 2 मिनट का मेरे को समय देंगे तो फिर मैं आपको वो चार्ट वापस से भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार हम रिजेक्शन की बात बोल रहे हैं, वो रिजेक्शन बार बार आ रही है। तो अभी मैं जब आप निफ्टी का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रिजेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए एफआईज जनित मार्केट है। नो दिल्ली चुनाव, नो आरबीआई कट, नो गुड बजट, अभी तक तो उसका कोई मेजर इम्पैक्ट तो मार्केट पे नहीं आया, मार्केट पे नहीं आया। ठीक है। शुक्रवार को भी हमने कमजोरी देखी, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश जरूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार में मतलब ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश है। और जैसे कि आप कह रहे हैं एफआईज की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार को चाहिए और अच्छे डेटा चाहिए। निफ्टी आज क्या करें, मतलब थोड़ी सी नरमी के शुरुआत पर के ही संकेत हैं निफ्टी में। 3 दिन से लेवल्स को बचा रहे हैं, सिर्फ लेवल्स के हिसाब से। और लेवल्स क्या हैं? 23,500। आप पा तो रहे नहीं उन लेवल्स को, ना ही उसको लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक क्या होता जब 23,800 के ऊपर आते? आपको याद नहीं होगा, हमने कई बार 23,800, 50,500 और 800 की इंपॉर्टेंस गिनवाई हुई है। अब आप बैंक निफ्टी पे चेक कर लो, बार निफ्टी पे चेक कर लो, आपको बार बार वही चीज़ दिखेगी। और कल परसों भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बाकायदा एक बात रखी थी कि बार बार मैं आपका दोस्त हूँ, आपके मैं घर पर आ रहा हूँ, बार बार आप मेरे को दरवाजे से वापस भेज रहे हो, अंदर नहीं बुला रहे, तो होगा क्या? उससे होगा सिर्फ और सिर्फ इतना कि मेरे को एक दिन बुरा लगेगा और फिर मैं आपके पास आऊँगा नहीं।
यानी कि अभी तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मैं बार बार आऊँगा नहीं। निफ्टी का चार्ट मैंने ड्रॉ किया आपकी स्क्रीन पर और मैं उसी रिजेक्शन को आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। ये वही रिजेक्शन है जो पिछले 3 बार हो रही है। ये आपका दरवाज़ा मैंने खटखटाया और मैं चाहता था कि इसका ब्रेकआउट हो जाए। इस दरवाजे पर मैं आपके पास आया, आपने मेरे से कहा अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे को वापस भेज दिया। दूसरी बार मैं आया, फिर दूसरी बार आपने वापस भेजा। मैं तीसरे दिन आया, तीसरे दिन आपने मेरे को वापस भेज दिया। तो मैं बुरा मानूंगा? मेरा स्वभाव है बुरा मानने का, ये निफ्टी का स्वभाव है बुरा मानने का। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्रूशल जंक्शन पे फेलियर नहीं होना चाहिए। जिस समय आपको गियर लगा के सबसे ऊपर ही लेके जानी है गाड़ी को, उसी समय गियर आपका काम करना बंद हो जाए तो आपकी स्वाभाविक है आपकी गाड़ी खड्डे में जाएगी जाएगी, क्योंकि उस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ब्रेकआउट की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। 2 बार फेल हो चुका है। कहेंगे तो मैं आपके सामने फिर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया भी था जो ब्रेकआउट होता, बट ये फेल हो गया। चलो मैं इसको तो इग्नोर भी मार देता हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रांग वाला ब्रेकआउट था। आप बहुत ज़्यादा पिट के नीचे आए हुए थे और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। मैंने आपके लिए फिर से मार्क करता हूँ, ये देख लीजिए। और ये मेरा ड्रॉ कर रहा है नहीं, ये तो मार्केट ड्रॉ कर रहा है। और ये बात मैं आपको पिछले 3 दिन से दिखा रहा हूँ। मैंने हमेशा आपके साथ वादा किया है कि जब भी क्रूशल कुछ हो रहा होगा मैं चार्ट के जरिए आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, ताकि पिक्चर से भी पता लग पाए। सिर्फ डाटा से क्या होगा, पिक्चर भी तो देखो ना। पिक्चर देखोगे, इमेज छपी रहेगी आपके दिमाग में। लिखतम और वक्तम दोनों कर रहे हैं आपके सामने, बाकायदा तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जब तक आप पार नहीं करोगे, ये कौन से लेवल हैं जिसको पार करना है? ये लेवल्स हैं आपके 23,800। इसको आपको पार करके दिखाना है, फिर आप एक नई जंक्शन में आ जाएंगे, नई तेज़ी में आ जाएंगे। टिल तब तक आप अपने आप को थोड़ा निराश, थोड़ा बुझा हुआ, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, ये वर्ड मैंने आपको याद भी करवा दिए होंगे। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बहुत ज़्यादा मंदी में, चुप करके शांति से बैठे रहो। सपोर्ट कौन से हैं? 23,500 का सपोर्ट है, 23,400 का सपोर्ट है, क्योंकि ये 3 दिन की रिजेक्शन के बाद भी नहीं टूटे। आई रिपीट माई सेल्फ, 3 दिन के रिजेक्शन के बाद भी नहीं टूटे। और आज भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, आज सोमवार का दिन और है, अगर जो आज का दिन बनता है टिपिकली मार्केट उसको फॉलो करता जाता है, तो इसलिए आज भी ये लेवल्स ना टूटे। 23,500, 23,400 और पुल बैक के अंदर 23,800 जब तक आपसे पार नहीं होगा, निफ्टी के अंदर मजबूती के संकेत नहीं आएंगे। कौन करवाएगा सर इसको पार? किसकी फोर्स की कमी है जिसकी वजह से पार नहीं हो रहा? उसका नाम है एफआईज। आप अच्छा बजट लेके आते हो, एफआईज कहते हैं ठीक है। आप अच्छी पॉलिसी लेके आते हो, एफआईज कहते हैं ठीक है। आप दिल्ली का चुनाव जीत जाते हो, एफआईज कहते हैं ठीक है। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, ये बात भी ठीक है, ये हमें कहना पड़ेगा ठीक है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो? आपकी लॉन्ग पोजीशंस बहुत तेज़ी से बढ़ क्यों नहीं रही हैं? एक दिन 12 से 18, 18 से 20 हुई, अगले दिन फिर 16 होंगी और 16 पे टिके हुए आप 3 दिन से। तो थोड़ा सा भी आपको भी ध्यान रखना है। जब तक आपके बड़े भाई साहब नहीं आएंगे, आप चाहे कितनी उछल कूद क्यों ना मचा लो, उनका होना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। अच्छी चीज़ है, मैं डीआईएस को थोड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा इस मामले में कि डीआईएस ने हेल्प की है। मेरे निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का कन्विक्शन। एक और चीज़ जो छूट गई मेरे से वो है ऑप्शंस के ट्रेडर्स। मैं ऑप्शंस के ट्रेडर्स को मैंने 3-4 दिन पहले तो कहा था आप ज़रूर आना, लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम अब 2 दिन तक मत आना। 2 दिन तक इसलिए नहीं आना क्योंकि पहले रिजेक्शन को पूरी तरह से फॉर्म हो जाने दो। ये ख़राब कहाँ पे होगा सर? जो हम पुल बैक मेहनत करके आए हैं, ये ख़राब कहाँ से हो जाएगी? ये ख़राब होगी 23,500 से बाद से। 23,500 टूटने पर 23,400 टेस्ट करने के लिए जाएगा, फिर 350 भी टेस्ट करने के लिए जाएगा। और ध्यान रखें, 23,350 अगर टूट गया, आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ, भले आप रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात, मेरे को किसी का डर नहीं मारा, मैं तो सिर्फ डाटा से बोलता हूँ। और ऐसे भी कई बार बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स मैं कर चुका हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, करी कराई मेहनत खराब ना हो, इसलिए भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि 23,500 बचा रहे, 23,350 बचे रहे और हम 23,800 को जितनी जल्दी पार करेंगे उतना अच्छा है। ये बार बार का रिजेक्शन आना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आपको बार बार बुखार आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। बॉस टेस्ट करवा के आओ, और अगर टेस्ट करवाओगे उसमें फिर से आपका हीमोग्लोबिन कम दिखेगा, इसका मतलब एफआईज कम दिखेगा। जब तक वो नहीं चढ़ाओगे ठीक नहीं होगे। बिल्कुल, तो ये नज़रिया निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी शुक्रवार को लास्ट के 1 घंटे में अच्छी खासी रिकवरी दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी बैंक 220 अंकों की गिरावट के साथ 50,200 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी दिखी थी, लेकिन निफ्टी बैंक पर डिम्पी कौन से लेवल्स पर नजर रखे? आशीषा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बैंक की पॉलिसी कैसे लगी जो संजय मल्होत्रा जी ने इशू की थी? वो आपको पॉलिसी कैसे लगा देख के? लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, जैसी स्ट्रीट के अनुमान थे।
ठीक है, उसके बावजूद भी बाजार नहीं चला। आपको बजट कैसा लगा आशीषा? बजट कंजम्पशन को लेकर बूस्ट मिला तो वो भी एक पॉजिटिव ही था। ठीक है, आपको मार्केट की वैल्यूएशन ठीक लगती है कि नहीं लगती? हाँ, अभी तो हाल फिलहाल में करेक्शन हो चुका है तो मार्केट की वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। जो रोज मार्केट को देखने वाले लोग हैं, जो रोज मार्केट को पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें ठीक थी तो उसके बावजूद भी बाजार नहीं चल रहा, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जो रोज मार्केट देखते नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो समय लगेगा अब इस चीज़ों को समझने। रोज देख रहे हैं, जो रोज जान रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि बाजार के अंदर एक राउंड की तेज़ी आनी चाहिए थी और ब्रेकआउट्स होने चाहिए थे, और ये सब लोग समझते हैं। इसमें मेरा और आपके इंटेलिजेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये सब लोगों का आम जनमानस का मानना है। इसलिए आम जनमानस की बात पे अगर रिजेक्शन आता है तो बुरा सबको लगेगा, फिर एक आदमी को बुरा नहीं लगेगा, फिर बुरा सबको लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं जब बुरा सबको लगेगा ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। बैंक निफ्टी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 3 बार का रिजेक्शन इसके पास भी है। इसने कोशिश की थी कि निफ्टी से अलग होकर मैं अपने रिजेक्शंस को ना दिखाऊं, लेकिन फाइनली इसने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ठीक ठाक सी कैंडल बना दी है और एडजस्टमेंट आपको करवा दी है। ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया। पहले डबल टॉप से हम रुके, फिर डबल बॉटम से हम रुके, सेम पैटर्न है टूटने का और रुकने का, और उसके बाद एक पुल बैक आया, फैंसी पुल बैक उसी जगह पर आके रुका है जिसको हम कॉशियस स्टांस कहते हैं। यहाँ से मेक और ब्रेक होना है। मेक हो सकता था बट मार्केट ने 3 दिन गवा दिए मेक करने में, ब्रेक करने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो सेम पॉइंट्स है। निफ्टी वाले भी इसके अंदर बार बार की रिजेक्शन अच्छी नहीं है, और इसको भी ठीक होने के लिए मैं आपके सामने के लेवल्स बता देता हूँ। वो लेवल है कम से कम 50,500 और 50,800, 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब तक ये पार होंगे नहीं चलेगा नहीं। 50,800 की इंपॉर्टेंस 200 दिनों के एवरेज की भी है, तो इसलिए 200 दिनों के एवरेज आ जाए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोले कि सर लेवल से आप मन की बात समझ सकते हो क्या? यस, बिल्कुल समझ सकता हूँ। जब यही 2 लाइनों से मैं ये समझ सकता हूं कि बाजार यहां पे आके रुकेगा, कॉशियस हो सकता है, तो क्या टेक्निकल चार्ट्स और डेरिवेटिव्स के डाटा से ये नहीं समझा जा सकता कि कब आपको फील गुड होगा और कब आपको फील बैड होगा? ये तो मैं कई बार आपके सामने प्रूव भी कर चुका हूं। तो फिलहाल अभी आप कॉशियस स्टांस के साथ रुकिए। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन। ना ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखानी है, ना ही बहुत ज़्यादा मंदी दिखानी है। शांति को पकड़ के रहना है, ठीक है ना? अपने पास रखिए और थोड़ा सा वॉल्यूम को कम रखिए। अभी चीज़ें उतनी ठीक नहीं हुई हैं। आपको जो चीज़ें ठीक हो सकती थी वो हो रही हैं, बट उसका इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं है। आप चाहते हो अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिले, आप गए, आपने अच्छी दवाई ली, लेकिन आपका बुखार नहीं टूट रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। आपको बाहर का खाना अभी नहीं खाना, तो बाहर का खाने के लिए भी थोड़ा रुक जाओ। मजे मस्ती करनी है, थोड़ा रुक जाओ। फिलहाल थोड़ा सा मार्केट को और स्टेबल और पक्का हो जाने दो। पक्का होने के लिए चलो मैं हफ्ता पिछले का छोड़ भी देता हूँ कि जी ट्रिगर्स थे, पॉलिसी थी, दिल्ली चुनाव का रिजल्ट नहीं आता। अब क्या ट्रिगर है आपके पास? आज मैं सोमवार को आया, आपके पास कोई ट्रिगर है? मेरे पास तो कोई ट्रिगर नहीं है। आपके पास हो सकता है तो होगा, मेरी टीम के पास हो सकता है तो होगा, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हमसे। मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं बता पाऊँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर मार्केट बहुत तेज़ी से इससे चल जाएगा, बहुत तेज़ी से इससे टूट जाएगा। कोई ट्रिगर नहीं है मेरे पास तो इसलिए मेरे को आज का दिन और वेट एंड वॉच के नाम पे दीजिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। निफ्टी के लेवल्स के साथ मैं खत्म कर देता हूं। निफ्टी का आज का स्टॉप लॉस जो है, क्योंकि 50,000 को आपको बचाना है, यही आपका पहला स्टॉप लॉस है। टूटेगा तो 200 पॉइंट का रिदम आपको और मिल जाएगा, तो 49,800 आपका दूसरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि ये सपोर्ट एरियाज है, स्टॉप लॉस कम सपोर्ट एरियाज है। ऊपर जाएंगे तो पहले आपको 50,500 को पाना ही पाना है, तो 50,500 आपका रेजिस्टेंस है। फिर 50,800 आपको 200 दिनों का एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो 50,500, 50,800 दो रेजिस्टेंस, 50,000 49,800 ये आपके 2 सपोर्ट हैं। ऑप्शंस वालों को कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। आज का दिन थोड़ा मेरे को लग रहा है साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन निकल सकता है। आज फिर से बुल्स एंड बियर की लड़ाई होगी। अगर सब कुछ चंगा सी रहा और बुल्स को जीतना है बाजी, तो उनको आज ही करके दिखाना होगा। बोले हम एक दिन का रिएक्शन और दे देते हैं, बॉस एक दिन का रिएक्शन बहुत बड़ा डैमेज भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, करी करे मेहनत पे पानी ना फिरे। आप बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो, मेरे को बड़ा बुरा लगेगा रिटेलर्स यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से फिसल जाएगा और फिर से वैसी शक्तियाँ जीत जाएंगी जो बाज़ार को तोड़ना चाहती हैं। फिलहाल तो ये लेवल्स थे। अब मेरे साथ दिवांग शाह जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। लेवल्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, चार्ट सब कुछ दिखा दिया, और मेरे को लगता है मैंने आपके मन की बात, जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दिए। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो दिवांग शाह है हमारे लिए, हमारे भी एक्सपर्ट्स हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। दिवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, आपका क्या कैलकुलेशन है, फिर बाद में शेयर्स बताइएगा।
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो डेफिनेटली हम वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है अभी भी के सेशन में। जहां तक लेवल्स की बात करें, इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो है 23,400, रेजिस्टेंस 23,750। हमें लगता है दायरे भी देखने मिल सकता है, तो अग्रेसिव ट्रेडिंग ना करें मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे मार्केट में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, 49,800 फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद है 49,500 सपोर्ट है, 50,500 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भी हमें लगता है वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट ये दायरे में देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, देवांग का ये कहना है कि बाजार में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हों, जहां पर खबरें आ रही हों, कम से कम उन स्टॉक्स में आप रिएक्शन देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं आप पिछले दिनों भी। जहां पर नतीजे अच्छे आए थे वहां पर बाजार ने अच्छा उसको रिवॉर्ड किया। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाजार में सिर्फ सेंटिमेंट का गेम है। नतीजे अच्छे हैं, आंकड़े अच्छे हैं, बाजार उनको रिवॉर्ड कर रहा है। तो देवांग, ये बता दीजिए कि आज आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, मतलब टेक्निकल्स के दम पर आप मौके कहां पर देख रहे हैं? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा करूर वैसा बैंक। करूर वैसा बैंक की बात करें तो जो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक्स डेली चार्ट पर देखिए तो डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है और फिर हाइट ऑफ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस 230 का रखना है, टारगेट 243। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। ओवरऑल जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने में ऑल्सो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 955 का स्टॉप लॉस रखना है 1010 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़। लेकिन इसके अलावा देवांग सर, मैं आपकी राय मेटल स्टॉक्स पर लेना चाहूँगी। शुक्रवार को आउट परफॉर्मेंस दिखा निफ्टी मेटल इंडेक्स में। कई सारे स्टील स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल करीब 4 से 5% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं एल्यूमिनियम और स्टील इम्पोर्ट्स पर। मेटल इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी, और कोई आइडिया इस पर्टिकुलर इंडेक्स से, कोई स्टॉक? तो जहां तक मेटल इंडेक्स की बात करें, डेफिनेटली आफ्टर तक हमने देखा है काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था सेक्टर। आफ्टर द करेक्शन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन, सेक्टर में कंसोलिडेशन देखने मिला था। तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। अगर करेक्शन थोड़ा बहुत होता है तो इसे खरीदने की सलाह है। तो जैसे ये सेक्टर्स में बात की हमने, जेएसडब्ल्यू स्टील की यहाँ प्रेफर्ड पिक रहेगा, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, ब्रेकआउट भी देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदने की सलाह रहेगी विद 955 के स्टॉप लॉस से। जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदने की सलाह, और ये राय मेटल सेक्टर पर, पूरे सेक्टर पर आज फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर भी आपसे राय लेना चाहूंगी। याद रखें, बलरामपुर चीनी के नतीजे शुक्रवार को आए थे मार्केट आवर्स में, और उसके बाद उन्होंने कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया जो बड़ा नेगेटिव था, जिसके चलते स्टॉक करीब 5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी ही नहीं, एफएमसीजी सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर दबाव दिखा था। नतीजों के बाद आईटीसी गिरावट के साथ बंद हुआ। वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, कोलगेट। एफएमसीजी सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी, और बलरामपुर चीनी और आईटीसी, इन दोनों स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर आपकी राय दीजिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या करने की सलाह होगी? बलरामपुर चीनी की बात करें तो जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लॉकडाउन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो जो प्रीवियस सपोर्ट था स्टॉक्स ने वो भी ब्रेक किया है। तो आई थिंक फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ से अगर बात करें, स्टॉक्स अगर 445 के नीचे फिसलता है तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ठीक है, तो ये नजरिया बलरामपुर चीनी पर नतीजों और कैपेक्स प्लान्स अनाउंस करने के बाद स्टॉक में भारी गिरावट दिखी थी। लेकिन कई सारे नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। खबरों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं और उसके बाद स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर भी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, अर्निंग्स पे सबसे पहले आशीषा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो ओवरऑल जो है लार्जली वीक, या आप कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स पूरे देखने मिले हैं। खासकर कि अगर हम बात करें तो ब्रॉडर इंडेक्सेस को लेके, डिलीवरी की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी जो है थोड़ी इम्पैक्ट आई है। मार्जिन्स में लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। LIC की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात करें तो ये कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। कुछ नेट प्रीमियम इनकम लगभग 9% गिरा है। पैट में हालांकि देखिए 16% का ग्रोथ आया है। जो नए प्रोडक्ट रेगुलेशंस आए हैं उसके कारण जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। सन टीवी नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे भी जो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एबिटा लगभग 25% गिरा ईयर ऑन बेसिस पे, और ओवरऑल जो है अनुमान से कम नतीजे देखने मिले हैं।
वाटेक वबाक की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लगभग 15% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी जो है गिरावट जरूर देखने मिली है, बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, मार्जिन में भी दबाव आया है, कॉस्टिंग बढ़ी है और ओवरऑल हम कहेंगे कि यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। हमारा राजा बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजंस किया है। यहाँ पे रेवेन्यू तो 8% बढ़ा है, बट ऑफकोर्स थोड़ी कॉस्टिंग्स इश्यूज और एडजस्टमेंट्स के कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो नेट इनलाइन मिक्स्ड और वीक सेट ऑफ नंबर्स ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। खास करके डिलीवरी और LIC इन पे जो है नज़र रखिएगा, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। लेकिन ऑफकोर्स खबरों वाले शेयर्स इन पे भी हम नज़र डाल देते हैं। इस पे जो है आज ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहा है, खास करके MTNL पे बड़े 2 न्यूज़ फ्लोज आए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा ET नाउ स्वदेश का एक्सक्लूसिव है कि यहाँ पे कंपनी को जो है सोवरेन गारंटीज मिल सकती है, MTNL को भारत की गवर्नमेंट देगी। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि इनको 6000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलने वाला है। ये जो 4G सोल्यूशंस और फिटमेंट्स है उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ोतरी करेंगे। और MTNL ने हमने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज जो है खासकर कि लैंड मोनेटाइजेशन के लिए भी आ सकती है। तो उसका ऑफकोर्स हमने जो वापस कह रहे हैं कि इसकी इम्पैक्ट आज पॉजिटिव आ सकती है। इसके अलावा यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा। इनका हाई एक्सपोजर जो है MTNL के साथ, इनका रेंज होता है अगर 1000 से लेके 3500 करोड़ तक का एक्सपोजर, तो इन स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। आज एरो इंडिया 2025 शुरू हो रहा है बेंगलुरु में, खासकर कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL और डिफेंस स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे इनोवेशंस और AI पावर्ड वॉरफेयर टेक में जो है ज़्यादा नज़रिया रहने वाला। और उसके अलावा भी BEL को लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर इंडियन नेवी से आया है, तो इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। IGL पे भी नज़र रखिए। दिल्ली पोल इलेक्शंस अब कम ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे जो प्राइस हाइक लाइकली लगभग 3 से लेकर 4% स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अनाउंसमेंट आ सकती है जल्द। वाटेक वबाक नंबर्स तो इनलाइन थे, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है मिडल ईस्ट से, लगभग 3300 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सऊदी अरेबिया में। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो 30,000 करोड़ का जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट विद चौथे तिमाही विद साल 2025 में लॉन्च करेंगे। वही आज चाइना के जो रिटेलिटरी टैरिफ्स है US गुड्स पे आज इफेक्ट आती है, खासकर कि केमिकल सेगमेंट पे जो है कुछ बेनिफिट्स आ सकती है कंपनीज में जिनका तो एक्सपोर्ट US में है। वो पाई इंडस्ट्रीज, UPL और जुबिलेंट इंग्रीविया, इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। हिकल में 6 ऑब्जर्वेशन USFDA द्वारा आई है उनके बैंगलोर की यूनिट को लेकर, और ABFRL ने बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1000 करोड़ के ऊपर की एक प्रेफ इशू का। अर्कॉन को EPC की जो है बड़ी ऑर्डर्स देखने मिली। और आखिर में LT फाइनेंस पे भी नज़र रखिएगा, वो गोल्ड लोन बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं और पॉल मर्चेंट्स का गोल्ड लोन बिजनेस वो खरीदे 537 करोड़ रुपीस में। और देखा जाए नेट जो डील आई है 1.9 टाइम्स ट्रेडिंग रेशियो में आई है, और ये जो है इंडस्ट्री लेवल से ज़रूर सस्ती है। और ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट है उस पर भी जो है नज़र रहेगा। तो खबरों वाले शेयर ज़्यादा आज जो इम्पैक्टफुल देखने मिल सकते हैं, लार्जली वीक और मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स आ रहे हैं, लेकिन सबके जो क्या इम्पैक्ट होते हैं वो ब्रोकरेजेस कैप्चर करती है और उनका एनालिसिस जो है वो सारा वरुण बताएंगे हमें। तो शरद देखिए, आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स थोड़ी कम है, लेकिन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज है ना वो M&M पे है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने नतीजों के बाद अपने टारगेट बढ़ाए हैं, जिसमें गोल्डमैन की रिपोर्ट मेरे पास है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 3700 से बढ़ा के इन्होंने 3800 का किया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 19% के आसपास का अपसाइड है। अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर का गाइडेंस है वो इस कंपनी ने बढ़ाया है, और वो सबसे अच्छी बात है। मैनेजमेंट का मानना है कि जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी देखने मिली है वो Q4 में भी और FY26 में भी खासकर आपको ट्रैक्टर डिवीजन में देखने मिल सकती है। लेकिन हाँ, EV के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके चलते मार्जिन जो है वो ओवरऑल थोड़े बहुत रेंज बाउंड रह सकते हैं। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है, और डिमांड विजिबिलिटी जो है इस कंपनी की SUV और ट्रैक्टर बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, तो आज M&M पे आप नज़र रखिएगा। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक पे, तो गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 101 का ये प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो अनुमान से अच्छी है, जो पोस्ट फेस्टिव डिमांड है वो अनुमान से थोड़ी कम रही है, ये इनका कहना है। और आगे चल के जो जेन 3 पोर्टफोलियो कंपनी लॉन्च कर रही है उसका जो है इन हाउस कंपोनेंट जो है वो ये कंपनी यूज़ करने वाली है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो एवरेज सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो थोड़े लोअर है, जो कि आगे चल के फोकस करेंगे, तो इसके लिए आप ओला पे नज़र रखिएगा। और आखिरी में LIC, यहाँ पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल का कॉल है और 900 रुपये के प्राइस टारगेट। अब इसमें हुआ ये है कि जिनके टारगेट नीचे थे उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, जिनके टारगेट ऊपर थे उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। LIC पे याद रखिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं
कि Q3 FY25 जो है वो अनुमान से थोड़ा कमज़ोर था और जो न्यू प्रोडक्ट रेगुलेशन है उसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल नतीजों पे देखने मिला। इंडिविजुअल पार बिजनेस जो है वहाँ पे एक मिस देखने मिला और जो नॉन पार है वहाँ पे मैनेजमेंट का आगे चल के फोकस रहना है, ये मैनेजमेंट ने साफ साफ किया है, जिसके चलते हो सकता है कि नियर टर्म में आपको थोड़ा मार्जिन जो है उसमें सुधरता हुआ दिखाई दे। यूलिप जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था इस कंपनी का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत नतीजों में वीकनेस थी, इसके लिए न्यूट्रल की सलाह गोल्डमैन की है और 900 रुपये का प्राइस टारगेट है। ठीक है, तो कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने भी है, जिसमें M&M की रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसी रिपोर्ट से हम करते हैं जरा शुरुआत गुरांग भाई से। गुरांग सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर M&M आपकी लिस्ट में है, कवरेज लिस्ट में ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस ने रिपोर्ट्स बढ़ाया है, टारगेट्स भी इम्प्रूव किया है, अगर आप इस पर कुछ कमेंट कर पाएँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। थैंक यू सर। एक जिंदगी बीत गई M&M को ध्यान में रखते हुए और बुनियादी तर्क के आधार पर राय देते हुए कि निवेश कीजिए। हमने हमारे चैनल कुछ ही समय पहले 2400-2500 पर बहुत मेहनत मुशक्कत कर रहा था M&M का शेयर, तब भी हमने राय दी थी। आज जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देते हुए आज भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। पहले 3400 के आसपास के 3400 के आसपास के लक्ष्यांक थे। ये जो नतीजे हमने देखे और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आई है कारोबार को लेकर के, मेरे ख्याल से 3600 अनुमानित 3600 से लेकर के 3800 तक के लक्ष्यांक आपको बहुत ही आसानी से आते हुए दिखाई देंगे डिम्पी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जिस प्रकार से इस 2025 साल में वाहन क्षेत्र यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र को लेकर के जो लॉन्चेस हो रहे हैं और जिस प्रकार से नीतियां बनी है और सरकार की तरफ से और नीतियां नहीं बनेगी, PLI को लेकर के भी काफी उत्साह है वगैरह वगैरह। और जो लॉन्चेस इन्होंने किए हैं वो बहुत सकारात्मक, दो जो पैसेंजर व्हीकल में EVs इन्होंने उतारी है और नए अवतार में और नई गाड़ियां आएगी। एक ही थोड़ी बहुत अगर मुझे थोड़ा बहुत संकोच मैं कहूंगा, ये कोई बड़ा कारण नहीं है, वो संकोच थोड़ा बहुत ये है कि उनकी कमर्शियल व्हीकल यानी कि M&M ट्रक्स को लेकर के जो मार्केट शेयर उनको मिलना था या जो रणनीति इन्होंने बनानी थी, कहीं ना कहीं वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई है कि बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर। हाँ, लेकिन बिक्री हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही कि जितनी एक अनुमान थे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस पर ध्यान देगी मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आपने M&M के बारे में वापस अपना कॉन्फिडेंस झलकाया है। एक और पॉइंट सर आपसे और समझना है, वो है मेटल काउंटर्स को लेकर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल या कुछ और मेटल कंपनीज वो अच्छी बंद हुई हैं। आशीषा हमारी सहयोगी है, उन्होंने करीब 4 कारण भी गिनवाए। उसमें से एक कारण था कि डॉलर इंडेक्स जब जब नीचे जाएगा थोड़ा भी तो ये शेयर्स ऊपर आ सकते हैं। दूसरा वो बता रहे थे कुछ चाइना फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आशीषा कौन कौन से फैक्टर थे वो 4 एक बार जरा वापस से गिनवा दो, वन लाइनर, फिर मैं गुरांग सर से क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल, तो 4 बड़े फैक्टर्स, एक आपने बताया डॉलर इंडेक्स, लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो ओवर द वीकेंड फिर एक बार थोड़ी सी बढ़त दिखी है। 110 से गिरकर 107 के लेवल्स पर आ चुका था, लेकिन आज सुबह आई थिंक फिर एक बार 108 लेवल्स टच कर चुका है, जो एक नेगेटिव होगा थोड़ा सा मेटल सेक्टर के लिए। इसके अलावा ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल ने अपनी कमेंट्री निकाली थी जो काफ़ी पॉजिटिव है 2025 के लिए। उनका मानना है कि सिक्लिकल स्लो डाउन अब खत्म हो चुका है और 2025 में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है स्टील सेक्टर की। इसी के साथ रीस्टॉकिंग भी होता हुआ नजर आएगा। इन्वेंट्री लोअर लेवल्स पर है तो कंपनियां खरीदेगी फिर एक बार स्टील, जिसके चलते कई सारे स्टील स्टॉक्स में तेजी दिखी थी शुक्रवार को। तो हाँ, कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी और आज फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कमेंट्री की है तो उसके चलते भी मेटल इंडेक्स पर एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो एक्शन वाला तो रहेगा ही रहेगा। और एक बात आपने और भी बताई थी कि इनमें स्टील की कंपनीज दाम भी बढ़ा सकती हैं। गुरांग सर, हमने आपके सामने ना सारे पॉइंट्स मोटा मोटी रख दिए। इसमें कुछ ग्लोबल्स हैं और कुछ डोमेस्टिक हैं। तो एक छड़ा खींचते हैं तो कई बार ठीक आता है, दूसरा हाथ लगाते हैं तो वहाँ से ख़राब निकल के आता है। बड़ी सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस लिहाज की है कि अच्छी वैल्यूएशन है और दिक्कत इस चीज़ की है कि सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सर, मेटल्स को लेकर आपका टेक क्या है? आप ये कन्फ्यूजन को दूर कीजिए सर।
देखिए, मुझे दो बात पर थोड़ी बहुत भरोसा रखने लायक जो है वो थोड़ा अनिश्चित, ये मैं मेरी निजी तौर पर बात कर रहा हूँ। वो दो कारण क्या है या वो दो क्या चीज है, तो एक है चाइना से जो भी खबरें आती हैं वो, और दूसरे तरफ श्रीमान बुद्धिमान राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो टिप्पणी आती है। तो ये दो संकोच होता है मुझे कि क्या बातें करते और क्या वास्तविकता में सत्य होता है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको छोड़ करके अगर आप हमारी कंपनी के बारे में पूछे या फिर हमारी राय के बारे में पूछे धातु क्षेत्र को लेकर के, तो हमारी खरीदारी की राय बिल्कुल रही यहाँ पर काफी लंबे समय से। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसपीएल, हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, एनएमडीसी जैसी कंपनियां हैं, क्षमा चाहता हूं, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर डिम्पी, कि बाकी अन्य क्षेत्र के अगर आप तुलना करें और निवेश का नजरिया अगर आप रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो धातु क्षेत्र में आपको पहले तो जो मुनाफे का अनुमान है वो थोड़ा बहुत नीचे के तरफ सीमित मात्रा में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो कि बहुत ही आवश्यक है, आपके पास दो गुना नजरिया होना चाहिए समय को लेकर। यानी कि अगर आपके पास बैंकिंग, आईटी या फिर ऑटो क्षेत्र में 1 साल का नजरिया है, तो यहाँ पर 2 या 2.5 साल का नजरिया होना चाहिए। ये जो खबरें आती हैं उसको लेकर के और स्थानीय मार्केट में जो खपत में थोड़ा बहुत फिलहाल धीमापन चल रहा है, वो आने वाले समय में और तीव्र गति पकड़ेगा। लागत खर्च को लेकर के परिस्थिति सुधरी है पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले। पॉइंट टेकन। मैं आपके इस जवाब से काफ़ी सारी चीज़ें समझ गया। और प्रशांत सावंत भी हमारे साथ इन बिटवीन जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल से कीजिए शुरुआत सर। आपकी आज की कॉल्स कौन सी हैं? जी डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेफर ऑप्शन अगर हम देखें, एक सपोर्ट पे आया हुआ स्टॉक वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे करीबन 2360-65 के बीच क्लोजिंग हुई थी स्पॉट में। मैं यहाँ एक कंडीशनल बाय कंफर्मेशन के लिए 2375 2375 के ऊपर बाय करेंगे, जस्ट 10 पॉइंट ऊपर, और स्टॉप लॉस रखेंगे 2345 2345। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो कम से कम 2450 से लेके 2475 ओवरऑल पोजिशनल, ये 2500 तक, यानी जहां पे 200 दिनों की एवरेज प्लेस है, यहाँ तक जा सकता है। एक ही शेयर है सर एचयूएल, या कुछ और भी बताना चाहते हो आप? जी फिलहाल जी ओपनिंग के पहले मैं एक ही स्टॉक रखूंगा, ओपनिंग के बाद डिसीजन लेना एक बेहतर तरीका होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट टेकन है आपका। और वैसे भी बढ़िया आपने डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स दिया है, और 2345 का एक स्टॉप लॉस भी दिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है, और 2450 तक का टारगेट है आपका। तो ये हो गया प्रशांत सावंत की ट्रेड। इससे पहले दिवांग भाई ने अपने ट्रेड बताए थे करूर व्यासा बैंक, जिसमें टारगेट था 243 का, स्टॉप लॉस था 230 का, और उनकी तरफ से भी एक स्टील कंपनी दी गई थी जिसका क्लोजिंग अच्छी थी, वो थी जेएसडब्ल्यू स्टील, और उसका टारगेट था 1010 और स्टॉप लॉस है 955 का। तो तीनों के तीनों ट्रेड जो टेक्निकली निकल के आए वो आपके सामने रखे। गुरांग सर ने ऑलरेडी आपको मेटल्स के बारे में एक व्यू पॉइंट दे दिया, एम&एम उनकी कन्विक्शन लिस्ट के अंदर है। फट ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए। एमटीएनएल को लेकर खबर आई हो, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कैबिनेट ने 6000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, और 4G सर्विस के विस्तार के लिए रकम का इस्तेमाल होगा। एक खबर ये लैंड मोनेटाइजेशन वाली भी है कि 15 फरवरी से टेंडर आ सकता है। एमटीएनएल हमने देखा था कि 100 रुपए के आसपास भी शेयर गया था, फिर से गिर के 50 रुपए के आसपास आ गया। गुरांग सर गुड मॉर्निंग। एमटीएनएल क्या अप्रोच में कोई बदलाव करनी चाहिए, और इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। ये होने वाला है, होगा, इस बात पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। पहली बात, हो गया है, उस पर हस्ताक्षर हो गए और मोहर लग गई है। मूल्यांकन जब सामने आते हैं और हाथ बदलते हैं, तब जाकर के बुनियादी तर्क के आधार पर आप कोई भी रणनीति बना सकते हैं। और इस कंपनी पर मैं तो इतना बिल्कुल कहूंगा कि पहले तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सावधानी रखें। हमने कुछ समय पहले वोडाफोन पर भी बातें सुनी थी कि बजट में एजीआर को लेकर के घोषणाएं होगी।
10% ऊपर गया स्टॉक, दूसरे ही दिन 10% गिर गया था, क्योंकि ऐसी कुछ घोषणा हुई नहीं है मेरे ख्याल से। तो बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बस ये बिल्कुल कहना चाहूंगा। ठीक है, एमटीएनएल को लेकर ये व्यू। आईजीएल को लेकर ये खबर आ रही है कि अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए, कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशांत जी, आईजीएल जरा बताइए, बोनस इशू आया, उसके बाद 400 वाला शेयर 200 रुपए का हो गया। क्या रणनीति अपनानी चाहिए आईजीएल में, क्योंकि लोअर लेवल से हमने अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखा है शेयर में। तो यहाँ पे अभिषेक अगर हम देखें तो 190, 195, 190, 195 ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये थोड़ा और नीचे 193, 194 जोन में मिलता है तो यहाँ पे एक प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। और बट लोअर लेवल्स पे अगर गैप अप हो जाए तो मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करूंगा, और इस जोन में बाय करके मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा 185 का। वहां से मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइस बने हुए थे 210 वहां तक ये जा सकते हैं। ठीक है, 210 तक ये शेयर जा सकता है आईजीएल का। हमारा राजा के नंबर आए और नंबर की बात करें तो थोड़े से मिले जुले नतीजे इसके हैं। रेवेन्यू में करीब 7.5% की बढ़त है, लेकिन एबिडा यानी कि कामकाजी जो मुनाफा होता है उसमें करीब 11% के आसपास ही गिरावट है। और मार्जिन पर भी प्रेशर हमने देखी है हमारा राजा की, 15% से घट के मार्जिन हो गए हैं 12.5% के भी नीचे। प्रशांत जी, व्यू आपसे ही लेंगे हमारा राजा पर। हमने देखा था कि 1000 रुपए के आसपास जाकर शेयर ने सपोर्ट लिया, थोड़ी चलने की कोशिश है। क्या करें हमारा राजा में? नंबर्स मिक्स्ड ही है, मतलब थोड़े से वीकर साइड पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ अगर हम देखें कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और 20 दिनों के एवरेज के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। बट मैं अगर पैटर्न को देखूं प्योरली टेक्निकल्स के बेस पे, मैं इसको अवॉइड करूंगा जब तक कि ये स्टॉक कम से कम 1100 के ऊपर क्लोज ना हो। 1100 के ऊपर क्लोज होने के बाद आप एक 2% रिस्क लेके करीबन 1080 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 1150, 1175। बट जब तक ये 1100 के ऊपर क्लोज नहीं होगा मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, 1100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आपको हमारा राजा में, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति बनाने की सलाह है। वाटिक वाबाग एक और शेयर है जिसको लेकर ना बजट से पहले भी ये शेयर फोकस में था। वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट वाली काम करती है कंपनी ये, और इसके नंबर्स आए हैं अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। आय में 15% की बढ़त है, मुनाफे की बात करें 11.5% की बढ़त हमने वहां देखी है, बट अगेन मार्जिन पर प्रेशर यहां पर भी है। 14% से घटकर मार्जिन आ गए हैं इसके 12.5% के आसपास के। लेकिन एक खबर इनके लिए आई है सऊदी अरब से, इनको करीब 3,2500 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है। गौरांग सर, 1800-1900 वाला शेयर 1400 रुपए के नीचे है। अब कैसी लगती है आपको कंपनी और नंबर्स आपको कैसे लगे ये? तो अभिषेक, यहाँ पर अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना, खरीदारी की राय है। वाटर फ्लूइड ट्रीटमेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डिसैलिनेशन यानी कि समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी, उसको प्रोसेस कर करके ये हमारे और आपके उपयोग करने के लायक बनाते हैं। जो नमक की मात्रा होती है वो कम होती है या फिर बिल्कुल निकल जाती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए। करीबन 300-400 रुपए से हमारी खरीदारी की राय निरंतर रही है। इस कंपनी के एक बीच में मेरे ख्याल से कुछ 2 या 3 महीने पहले कुछ ऑर्डर रद्द किए गए थे। खाड़ी देश में से कोई बड़ा ऑर्डर था 2000 करोड़ का मेरे ख्याल से। तो 1600-1700 वाला मेरे ख्याल से 1200-1300 तक आया और फिर ऊपर गया। नतीजों को देख करके हमने हमारी जो कवरेज है खरीदारी की वो बरकरार रखी है। और ये और इन जैसी कंपनियां अभिषेक जो भी है लिस्टेड एंटिटी में, मुझे लग रहा है कि इनके लिए न तो सिर्फ विदेशों में लेकिन हमारे देश में ही एक बहुत बड़ा अवसर है। जिस प्रकार से पर्यावरण है, जिस प्रकार से बारिश वर्षा ऋतु का मौसम है, पानी की कमी, किल्लत जो है वो बड़ी मात्रा में आने वाले वर्षों में आपको एक समस्या बन करके उभरती हुई नजर आएगी। और इन जैसी कंपनियों के ऑर्डर बुक और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। खरीदारी की राय है, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया वीएटेक वबाक पर। एक राय कुछ और स्टॉक्स पर ले लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आज सुबह निकल कर आई है। याद रखिए शुक्रवार को 70 के लेवल्स पर स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था 2.5% की गिरावट के साथ। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय 101 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, जहां पर उनका मानना है कि फेस्टिव डिस्काउंट्स जो कंपनी ने दिए हैं उसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा और लोअर एवरेज सेलिंग प्रोडक्ट्स के चलते भी कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। प्रशांत, आपसे पूछना चाहूंगी, ओला इलेक्ट्रिक 70 के आसपास 101 का लक्ष्य फंडामेंटल्स पर तो दिया है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो यहाँ एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी कहना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल्स, एक फंडामेंटल्स, एक लॉजिकल अप्रोच कि आपकी जो आईपीओ डे की लिस्टिंग प्राइस है, किसी भी वजह से उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट, तो मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा। आपकी ओपनिंग डे की प्राइस करीबन 76 की थी, उसके बाद ऑलमोस्ट ये 155-60 के जोन तक जा चुका था, जहां से स्ट्रॉन्ग बिकवाली आके अभी आईपीओ डे ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जब तक प्राइस कन्विक्शन नहीं दिखाए, प्राइस कब कन्विक्शन दिखाएगी, फिर से एक बार 80-85 के जोन के ऊपर कम से कम 1 या 2 वीकली क्लोजिंग मिले, तब तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड जोन में होगा। वो क्राइटेरिया फुलफिल हो तब हम अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक पर। 3 और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर नतीजों के दम पर भारी एक्शन शुक्रवार को दिखा था। और देवांग, ये सवाल आपके लिए होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर 11% की गिरावट कमजोर नतीजों के बाद। भारती हेक्साकॉम 10% की तेजी के साथ बंद हुआ था। और तीसरा स्टॉक एनसीसी, जहां पर 12% की गिरावट दिखी थी। इन तीनों में से कोई स्टॉक जहां पर बिग अपमूव या डाउनमूव शुक्रवार को दिखा था, उसके बाद आपकी राय चेंज होगी इन स्टॉक्स पर? तो सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें, डेफिनेटली जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन देखा विथ वॉल्यूम, स्टॉक ने अपने सपोर्ट भी ब्रेक किए, तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अराउंड 500 का रेजिस्टेंस है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए, डाउन साइड अराउंड 470 465 तक के लेवल्स भी वापस देखने मिल सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में। जहां तक भारती हेक्साकॉम की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, काफी अच्छा हमने देखा विथ वॉल्यूम, स्टॉक्स में अपसाइड मूव देखने मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला, तो अभी भी लगता है इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट हो तब यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट जो सपोर्ट जो स्टॉक के लिए आता है वो है 1430 का, अपसाइड अराउंड 1500-1510 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं भारती हेक्साकॉम में। बिल्कुल, तो ये नज़रिया भारती हेक्साकॉम पर। इस बीच आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर खबर निकल कर आई है, 1070 करोड़ का फंड रेज कंसिडर करेगी। प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। देवांग, आपसे ही पूछूंगी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर क्या राय होगी? आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करें तो अगर टेक्निकली चार्ट की बात करें, स्टॉक अभी भी जो ट्रेंड है मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने एक रेजिस्ट किया हुआ है, तो जब तक स्टॉक अराउंड 290 के अबाव नहीं निकलता तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। अवॉइड की सलाह आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। इस बीच एफएमसीजी सेक्टर पर गौरांग सर, आपकी राय लेना चाहूंगी। बजट के दिन अच्छा खासा बूस्ट दिखा था, लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते काफी कमजोरी के साथ पूरा सत्र बंद होता हुआ नजर आया। कंजम्पशन को लेकर आपकी क्या राय होगी और एफएमसीजी सेक्टर पर इन पर्टिकुलर आपका क्या नजरिया होगा? गौरांग सर, प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए। क्षमा चाहता हूं मैं। अच्छा देखिए, ये जो घोषणाएं बजट में हुई है वित्त मंत्री जी की तरफ से, 12 लाख अगर आप कमाते हैं, 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स शून्य भरना होगा। इसका सकारात्मक असर जो है वो खपत में नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में ये असर आता हुआ बाजार में दिखेगा, जो कि सकारात्मक रुझान होगा। अब लोगों के मन में ऐसा है कि 1 फरवरी को बजट में घोषणा की और 2 फरवरी को खपत आसमान छू लेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसको वास्तविकता में रुझान बेहतर करने के लिए समय लगता है। तो HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसी जितनी भी कंपनियां हैं खपत को लेकर के हमारा सकारात्मक सा रुझान है। और ना तो सिर्फ शहरों में आशीषा, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो सहायता और जो नीति में परिवर्तन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में किया गया है,
निरंतर होता आ रहा है। इस बजट में थोड़ा बहुत और प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र को लेकर के जैसी घोषणा हुई है, तो एक बहुत बड़ा जो मांग में सहारा होगा वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण से आएगा और बड़े छोटे शहरों में से भी आएगा। तो ये पूरा समीकरण है। लेकिन तीसरी तिमाही में हमारा अनुमान है कि आकलन है कि नए वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में आपको ये रुझान आंकड़ों में आता हुआ दिखेगा। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। खैर मार्केट अभी अब इंडिकेटिव टिक्स दिखाना शुरू करेगा और कल के जो बढ़िया सुपरस्टार थे जहाँ पे अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, जरा मैं पहले वो आपके सामने रखता हूँ। प्रशांत जी जरा तैयार हो जाइएगा, 2-4 क्वेश्चन बैक टू बैक आपसे लेता हूँ, उसके बाद फिर देवांशा पे जाते हैं। भारती एयरटेल और चलेगा क्या? भारती एयरटेल वैसे तो बढ़िया ये रहा है, इस बार की मंदी के अंदर भी इसने जस्टिस किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ। भारती एयरटेल और चल सकता है क्या सर? लेवल है वो 1700 का है क्लोजिंग बेसिस पे, हम उसके जस्ट आसपास जाके वहां रेजिस्टेंस मिला था। मेरी राय होगी कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करे 1650-55 के हिसाब से। फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने के लिए एक 1700 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो कन्विक्शन के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। फर्टिलाइजर और चलेगा क्या? लास्ट सेशन में तो 7% है, ये केमिकल और फर्टिलाइजर वाले शेयर ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, 7-8% चलेंगे फिर रुकते हैं सर। एक बार आपकी रिकमेंडेशन। जी डिम्पी जी, मैं स्टॉक नेम सुन नहीं पाया मैं। चंबल फर्टिलाइजर सर। तो डिम्पी जी चंबल फर्टिलाइजर, चंबल में एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक्ड है। ये बहुत कंफर्टेबली 575-580 के लेवल नजर आने चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग अगर हो तो बने रहना चाहिए। पोजीशन फ्रेश भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए 540 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट, और आपका जो टारगेट होगा पोजिशनली 590-600 तक के हो सकते हैं। ठीक है। ये जो आप प्लेट देख पा रहे हैं इसमें लास्ट 5 डेज का हम डाटा भी आपके सामने रखते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में वो कैसे कैसे शेयर चला। जैसे कि 3 तारीख को, 4 तारीख, 5, 6, 7 और आज 10 तारीख का ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आपके सामने भी रख रहे हैं, आपसे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि इसकी बैक एंड हिस्ट्री क्या है पिछले 5 दिनों की। देवांशा 2 क्वेश्चन आपसे भी, मैं जरा मंदी वाले चेक करवा लेता हूँ आपसे। एनसीसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बैक टू बैक टूट रहा है, जरा दिखाना एनसीसी का भी चार्ट स्क्रीन पर। एनसीसी पे आपके रिकमेंडेशन और कितना जाएगा सर नीचे? की बात करें डेफिनेटली स्टॉक का जो ट्रेंड है नेगेटिव ट्रेंड है, कंटिन्यूस स्टॉक लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में, प्रीवियस सपोर्ट भी स्टॉक ने का ब्रेक किया जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। हमें लगता है कि 200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है 200 का तो वापस हमें 192-193 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है 216 का है, तो ये स्टॉप लॉस रख के सेल किया देखा जा सकता है एनसीसी। देवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, आपसे अच्छे से बात हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत सावंत भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट्स चल तो नहीं रहा बट हाँ टूट भी नहीं रहा, थोड़ा सा सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और अगर नहीं चला तो फिर दिक्कत बढ़ भी सकती है। शिवांगी, एक तो पहले तो मार्केट्स पे आपके रिकमेंडेशन, फिर ट्रेड समझूंगा आपसे। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एग्जैक्टली यही रुत रवैया हो गया है कि थोड़े कंसोलिडेशन हो रहे हैं, सपोर्ट पे बाइंग हो रही है, बट हायर जोन्स पे फॉलो अप नहीं होने के कारण यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुछ हैवी वेट्स पे नजर है, उन पे ही हम देख रहे हैं कि एक अच्छी एक्शन बनी हुई है। नजर तो वहीं रहेगी, पर ओवरऑल आप अगर कहे तो मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही मार्केट्स में ऐसे पोजीशन लेने हैं। फिलहाल एक पिक है कोटक बैंक में जो काफी एक पॉजिटिव लग रहा है। लगातार हमने देखा है कि इसमें डेली बेसिस पे कंसोलिडेशन हुआ है। जो एक रीसेंट गैप अप था, हमने देखा कि 20 जैन के आसपास जो था उसको काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा है ये। और हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे भी यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम जो है पिछले 2 हफ्तों से बनी हुई है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम मौके ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी अगर होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा एक्शन देखेंगे, बट ओवरऑल यहाँ टारगेट्स जो है 2000 तक के बनते हुए दिख रहे हैं कोटक बैंक में, 1890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये जो आप प्लेट देख पा रहे हैं इसमें लास्ट 5 डेज का हम डाटा भी आपके सामने रखते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में वो कैसे कैसे शेयर चला। जैसे कि 3 तारीख को, 4 तारीख, 5, 6, 7 और आज 10 तारीख का ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में वो कैसे कैसे शेयर चला।
ठीक है, ऑलरेडी आप कोटक बैंक के बारे में पहले भी बता चुके हैं शिवांगी, और आपने कहा है कि 2025 का वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स भी हो सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स ये दोनों के लिए बेहतरीन शेयर हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। है तो इंडसन भी अच्छा, लेकिन अगर आप इंडसन और कोटक का रोज़मर्रा के डाटा को चेक करेंगे तो शायद कोटक महिंद्रा बैंक जीत भी सकता है। इसका एक बार ज़रा 4-5 दिन वाला वो दिखा सकते हैं प्लेट, जिस पे नंबर्स आते हैं कि कौन कितने कितने दिन कैसे कैसे चला, या फिर आप वीकली का चार्ट फायर कर देंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये शेयर देखेंगे ज़्यादा टूटा नहीं है। 3 तारीख को 5 तारीख को जब गिरावट आई तो 1% से कम की थी, 4 तारीख को 2.5% बढ़ा है, 7 तारीख को 1.25% बढ़ा हुआ है और 6 तारीख को 1/4% बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने जब बाजार करीब 10% बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ, ये तो 6% पॉजिटिव देने वाला था। इसलिए मैं कोटक के बारे में थोड़ा इतना बुलिश भी हूँ कि जब इतना बुरा फेज इसने देख लिया तो अच्छे फेज में तो चलना ही चाहिए। कुणाल परार भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी जरा करते हैं स्वागत। कुणाल भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा ठीक है, जब उनका ऑडियो चेक हो रहा है अभी, होने देते हैं। शिवांगी, 2 शेयर आपसे बैक टू बैक और लेता हूँ मैं। पहला, ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? बहुत तेज़ी से टूटा हुआ शेयर है, पुल बैक में पार्टिसिपेट करें या अभी थोड़ा रुक जाएं? टाटा की कंपनी है ट्रेंड। जी बिल्कुल, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि लगातार पिछले 3-4 महीनों से थोड़ी बहुत इसमें पेन पॉइंट देखने को मिली है, बट ऑफ कोर्स ये पिछले साल आउट परफॉर्मर भी रहा है। हमने देखा है कि 140% से ज़्यादा ये स्टॉक चला भी है पिछले साल। तो इतनी जो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को हमें मिल रही है 15% की, तो वो एक काफ़ी नेचुरल कूल ऑफ है ऐसे बाजार पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। बट ओवरऑल ये स्टॉक जो है पोर्टफोलियो स्टॉक बिल्कुल है। ट्रेडिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि लोअर जोन्स पे पुल बैक के बाद फॉलो अप थोड़ी मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर ये 5600 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखता है तो ही हमें ट्रेडिंग के लिहाज से पार्टिसिपेट करना है। बट जिन्होंने लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिल्कुल बने रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,500 रुपये का भाव है, ट्रेंड पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है लोअर लेवल से, ये आपके लिए राय होगी। लेकिन रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला है और $1 का भाव अब करीब करीब 88 रुपये के आसपास हो गया है। 49 पैसे की भारी भरकम कमजोरी, मतलब पिछला जो वीक रहा है ना, वहाँ पर मतलब जो कमजोरी रही है वो 2 साल में सबसे बड़ी रही है, कुछ इस तरह के आंकड़े में देख रहा था, और लगातार ये एक तरह से प्रेशर बना रहा है। तो एफआईज की बिकवाली, रुपए की कमजोरी, ये 2 बड़े चैलेंजेस बाजार के सामने खड़े हैं निश्चित तौर पर। देखते हैं कि आज बाजार में जो रुपए के इम्पैक्ट वाले जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से रेट करते हैं। वैसे देखिए, जिन कंपनीज की आय डॉलर में ज़्यादातर आती है उनके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक होना भी रुपए का ठीक नहीं है, क्योंकि बिजनेस सेंटिमेंट थोड़े से अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो नेगेटिव ज़रूर होते हैं इससे। 88 रुपये $1 के भाव हो गए हैं, ये एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है। अच्छा, एक शेयर पर जरा व्यू और लेंगे, आप ही चेक कीजिए शिवांगी, और वो शेयर है डिक्सन का। अच्छी तेजी रही शुक्रवार के सत्र में। डिक्सन हम देख रहे हैं कि 15,000 के नीचे भी गया था, वहां से सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है। आपका कितना कन्विक्शन है इस शेयर पर? जी, आईटी क्षेत्र में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स था ये डिक्सन, हमने देखा पिछले महीने, और काफी अच्छे यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है रिट्रेसमेंट लेवल के जोन्स के आसपास एग्जैक्टली। तो एक जरूर स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव है इस जोन्स में। जिस तरह से स्टॉक 10-12 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 14,500 के ऊपर इसने एक अच्छी बेस बनाते हुए नजर आई है वहां पे। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी एक अपमूव है, और ये अपस्विंग को हम प्ले कर सकते हैं राउंड अबाउट 15,900 तक के लेवल्स के लिए। एंड 14,900 एक इम्पोर्टेंट बेस या सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा। ठीक है, 14,900 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए डिक्सन टेक में, वो सपोर्ट का काम करेगा। और 15,900 तक के टारगेट से तो नजदीक का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर का टारगेट है। एक बढ़िया प्ले आपके लिए डिक्सन टेक का शेयर भी हो सकता है। प्री ओपन के जो लेवल्स हैं वो सेटल हो गए हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 50-55 अंक नीचे खुलने के, उतना नीचे नहीं खुल रहे, मतलब निफ्टी सेटल हुआ है सिर्फ 16 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की हल्की सी कमजोरी पर वहां भी शुरुआत हो सकती है। देखते हैं कैसी ओपनिंग होती है, लेकिन
कौन से 9 शेयर आज फोकस में रहेंगे आपके लिए, खबरों के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर? 9 के नौरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ तैयार हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले एलआईसी पे बात करेंगे। यहाँ पे कमजोर नतीजे आए हैं और जो प्रोडक्ट रेगुलेशंस है उनका इम्पैक्ट के कारण जो है देखने मिला है वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है और ब्रोकरेजेस ने भी जो है एक टाइप से थम्स डाउन दिया है। फोर्टिस हेल्थकेयर वही पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है, नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और याद रखिए जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वहाँ पे रिकवरी बरकरार है, तो मजबूत नतीजे जो है फोर्टिस हेल्थकेयर से देखने मिले हैं। MTNL पे नजर रखिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। यहाँ पे सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इंडिया जो है ऑनर करने वाले सॉवरेन गारंटीज MTNL के लिए, और रिपोर्ट्स भी आ रही कि कैबिनेट 6000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है अनाउंस कर सकते हैं और ये पैकेज जो है 4G एक्सपेंशंस और साइट्स के लिए रहने वाला है। और हमने जो है पहले ही ये ट्रेंड आपको बता दिया था MTNL में, जहाँ पे लाइकली है कि लैंड मोनेटाइजेशन भी हो सकता है। 15 फरवरी को ये टेंडर्स आ सकते हैं। तो ऑफकोर्स BSNL MTNL पे नज़र रखिएगा, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है MTNL के लिए। और ऑफकोर्स PSU बैंक्स भी जो MTNL जिन्हें ओन करता है उनके लिए भी आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। आज एक गर्व की बात है, एरो इंडिया 2025 स्टार्ट हो रहा है और वो बेंगलुरु में होने वाला है। और यहाँ पे याद रखिए BEL, HAL डिफेंस स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, खासकर कि BEL पे इनको लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर भी इंडियन नेवी से आया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL डिफेंस स्टॉक्स जो है, AI, वॉरफेयर सब चीज़ पे जो है नज़र रहेगी इस एक्सपो पे। वाटेक वाबा की बात करें तो 3300 करोड़ का एक बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आया है सऊदी अरेबिया से, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वही LT फाइनेंस जो है पहली बार फॉरे कर रहे गोल्ड लोन बिजनेस में और यहाँ पे लगभग 540 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा पॉल मर्चेंट की गोल्ड बिजनेस को लेके। एक्विजिशन जो है 1.9 टाइम्स की है और ये जो है सस्ती है अगर आप गोल्ड लोन कंपनीज की वैल्यूएशंस देखें तो। LT फाइनेंस के लिए पॉजिटिव एक्विजिशन है। PNC इंफ्राटेक पे भी नज़र रखिएगा। मॉर्थ ने जो है उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन टाइम थी एक जो प्रोजेक्ट्स को लेके वो 1 साल से घटा के अब 4 महीने कर दिए और ये डेट ऑफ डिपार्टमेंट से था और डेट ऑफ डिपार्टमेंट कोइंसिडेंटली 4 महीने पहले था। तो अगले 8 दिन के बाद जो है अब उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहने वाली कंपनी और उनके 2 SPVs को लेके, तो स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। और 18 अक्टूबर को जब ये अनाउंसमेंट आई थी तो स्टॉक 20% गिर गया था, तो अब PNC इंफ्रा में जो है रिकवरी देखने मिल सकती है। हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ट्रंप ने जो है लगभग 25% नए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए हैं स्टील और सारे एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे जो US जा रहे हैं। याद रखिए हिंडाल्को के लिए जो है थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल स्टील स्पेस के लिए एक नेगेटिव रीड थ्रू आ रहा है, पर उतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और JSW स्टील का लगभग 8 से लेकर 10% तक का जो है एक्सपोर्ट्स देखने मिल रहा है। आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करेंगे। NM पे नज़र रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 3700 से 3800 रुपीज़ बढ़ा दिया है। और 2 बात कह रही है मैनेजमेंट, एक तो ट्रैक्टर की गाइडेंस बढ़ा दी है, 4th क्वार्टर FY26 दोनों ही सेगमेंट पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। और आगे जाते हुए डिमांड विजिबिलिटी उनके कोर SUV और ट्रैक्टर बिजनेस में देखने मिल रहा है, तो एक बुलिश नजरिया ब्रोकिंग हाउस से। शरद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नौरत्ने की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, शुरुआती ट्रेड की अगर बात करें, जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, डायरेक्शनल ट्रेंड जो है पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है मार्केट में। बाजार संभलने की कोशिश बेहद कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी और टसल जो है बेयर्स और बुल्स के बीच नजर आ रही है। क्विकली कुछ स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं। वियटेक वबाग, सऊदी अरब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। एक क्विक टेक आपसे जानना चाहेंगे वियटेक वबाग, और साथ ही एक और स्टॉक डिफेंस से जुड़े, क्योंकि एरो इंडिया शो 2025 आज से बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है, तो BEL इन पर्टिकुलर अगर कोई राय है तो विस्तार से आगे फंडामेंटल टेक गौरांग सर से भी लेंगे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। तो डिफेंस स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर बनते हुए दिखा था पिछले 2 हफ्तों में, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओवरऑल मार्केट अब इन क्षेत्र के स्टॉक्स को इतना नहीं फोकस करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो फॉलोअप है वो मिसिंग है। हालांकि कंसोलिडेशन है, पेन पॉइंट ज्यादा नहीं है इन लेवल से। टेक्निकली अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटिव मोड पे रहेगा, थोड़ा लैकलस्टर मूव जरूर रहेगा। 290 का एक रेजिस्टेंस जो है वो हम देख रहे हैं BEL में अराउंड अबाउट है, और 270 का एक सपोर्ट है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें कामकाज कर सकते हैं, बट थोड़ा अगर
इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो ले सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और मोमेंटम वाली स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स तो हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार खुलने के बाद होगा। बाजार खुलने की कर रहा है तैयारी। अच्छी बात यह है कि जो सेटलमेंट हो रही है, यानी कि जो फिक्स हुआ है निफ्टी, वो बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं है, सिर्फ 16 ही पॉइंट है। बट बैंक निफ्टी में 100 का आंकड़ा आपको दिखेगा। बचाने क्या हैं आज लेवल्स? बैंक निफ्टी के 50,000 बचाना है, निफ्टी को 23,500 बचाना है। तो दोनों के पास आज के सपोर्ट पैर वेल डिफाइंड है। चलो, बैंक निफ्टी 50,000 की बेहद करीब खुल रहा है। अगर तोड़ भी देता है तो 49800 के नीचे आज में नहीं जाना चाहिए, ना ही टेस्ट करना चाहिए। ठीक, और एक कन्विक्शन लूज़ कर रहा है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिजेक्शन वाली बात मैंने आपको कई बार नोटिस कराई है, चार्ट के जरिए भी नोटिस कराई है। इंडिया विक्स को बाजार खुलने के बाद देखेंगे। HDFC 15 रुपये नीचे ओपनिंग के साथ खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, तो बड़ा शेयर एक बड़ा गैप डाउन दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हल्की कमज़ोरी करीब 2 रुपये के आसपास की है। और इसके अलावा जो शेयर आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं उसमें वापस से अगर आप चेक करेंगे तो ITC होटल्स, भारती एयरटेल, खैर बाजार खुल ही चुका है, इन बिटवीन सीधा आ जाते हैं। मार्केट्स पे 12 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी पे करीब 100 पॉइंट की गिरावट आपको दिख रही है। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर आया 6%, बट अभी सेटल होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो वैसे ठीक है, इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कट बहुत बड़े नहीं है। एडवांस डिक्लाइन में 983 शेयर फिर से एडवांसेस के साथ खुले। डिक्लाइंस भूल भी जाओगे ना तो खाली एडवांसेस भी याद रखोगे कितने शेयर खुले हैं एडवांसेस के, और उसका नंबर अगर नीचे नहीं होता है दिन भर में, उसी का नंबर अगर नीचे नहीं होता दिन भर में, तो समझ लीजिएगा कि मार्केट्स के अंदर अभी भी ज़्यादा बड़े क्रैक नहीं है, ज़्यादातर शेयरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक, तो ये 900 से लेके 1000 शेयर वाला नंबर आप आज याद रखना। खैर, अब आते हैं जरा और शेयर्स पे। आज के पहले टॉप काउंटर्स दिखाना स्क्रीन पर, उसके बाद फिर मैं अलग अलग शेयर्स पे जाऊंगा, लेवल्स पे भी जाऊंगा। 50,000 को टेस्ट करने के लिए पहुंच गया वैसे बाय द वे बैंक निफ्टी, और 50,012 का लेवल अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का जो लो बना है वो 49,983 का है, एक झटके के साथ बना, बट वो 50,000 का लेवल फाइनली मार्केट कर रहा है बैंक निफ्टी के हिसाब से सरेंडर कर चुका है, और निफ्टी ने भी 23,500 को सरेंडर कर दिया। तो दोनों ने अपने क्रिटिकल लेवल को सरेंडर कर दिया, शुरुआत में ही कर दिया। देखते हैं अभी क्या होता है। पहले 5 मिनट में तो थोड़ा जंक्शन भी होता है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी होते हैं। आइए जरा पहले टॉप काउंटर्स दिखाते हैं स्क्रीन पर आपको। HDFC बैंक दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, दोनों के अंदर आपको गिरावट दिखेगी। दिखाना TCS, इन्फोसिस, IT के जोड़े, और साथ ही दिखाओ HUL और L&T। ये 6 शेयर्स शुरुआत में आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है कि टिल्ट किस तरफ का है। आप देख रहे हो जो भी शेयर स्क्रीन पर फायर हो रहा है, भले वो बहुत बड़े गैप के साथ ना हो, बट ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में ही दिख रहे होंगे। इसका मतलब बाज़ार में बड़े शेयरों की लीडरशिप का अभाव है, और ये आपको स्क्रीन पर भी साफ साफ नज़र आ रहा है। ये कोटक महिंद्रा बैंक का जो शिवांगी आज आपको रिकमेंडेशन दी थी, और हमने भी सुबह आपको इसके बारे में बताया था कि इन्वेस्टर और स्विंग इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफ़ी बेहतर है। HUL भी आज प्रशांत सावंत ने आपको ट्रेड दिया था, और इससे पहले भी हमने कुछ और शेयर भी डिस्कस किए हैं। आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, जरा जल्दी स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा। जो मैं शेयर्स का नाम बोल पहले वही दिखाइएगा, फिर बाद में दूसरे शेयर। BHEL 2.5% ऊपर, मजगांव डॉक 2.5% ऊपर, ITC होटल्स 2.5% ऊपर, एस्कॉर्ट 1.25% ऊपर। तो ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पर आज बढ़त 1% से ज़्यादा की है, अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपोलो टायर्स भी आज 1% से ज़्यादा इस समय बढ़कर कामकाज कर रहा है। कमज़ोर शेयर काउंटर्स कौन से हैं? वो है ऑयल इंडिया 4% से ज़्यादा नीचे, एलकेम टूटा है आज, वेदांता के अंदर भी आज शुरुआती कमज़ोरी है। M&M पे गौरांग सर ने सुबह आपको रिकमेंडेशन, या मैं बोलूँगा अपना कॉन्फिडेंस जताया था, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स थी। M&M इस समय साल का हाई लगाने के बाद हल्के से हरे निशान में आके इस समय ट्रेड कर रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर उसको देख पा रहे होंगे, 1 से 1.25% तक की तेज़ी है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में डिक्लाइंस थोड़े बड़े हैं, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, यानी कि जो शुरू के नंबर आपने देखे वो धीरे करके कमज़ोर हुए हैं। तो बाज़ार अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे निफ्टी 100 पॉइंट खाली हो गया, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट खाली हो गया। आपको लग रहा होगा, देखो धीरे करके बाजार वहीं पहुंच रहा है। आपको पता है 3 से 4 दिन पहले 50-500 के इर्द गिर्द थे, और आपको मालूम होगा कि आप
23,500 600 तक पहुंच गए थे। अब आप देखो 23,500 के भी नीचे आके ट्रेड करें तो बाजार की जो की हुई मेहनत है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। बड़ा बुरा लगेगा, बड़ी मेहनत करके मार्केट यहाँ तक पहुँचा था, पॉजिटिव चीज़ें आई भी, अगर वो सब चीज़ें ख़राब होती हैं तो बहुत दुख होगा इन्वेस्टर्स को। मैं बहुत आपको मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं तो शब्द भी नहीं होते मेरे पास कई बार तो बोलने के लिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ। कईयों को बुरा लगता होगा, कईयों को अच्छा लगता होगा, जैसे भी ठीक लगता होगा, लेकिन मैं वो सब ट्रेडर्स की फीलिंग बता रहा हूँ या इन्वेस्टर्स की फीलिंग बता रहा हूँ जो समय स्क्रीन पर नोटिस हो रही होती है। BEL, आइशर, M&M, भारतीय एयरटेल, ये कुछ एक शेयर हैं जहाँ पे बढ़त करीब 1% की है। कुछ स्टील वाली कंपनीज आज बैकफुट पे वापस चली गई, जैसे शीशा बता रही थी डॉलर रुपी इक्वेशंस फिर से डिस्टर्ब हुई और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको शुरुआत में देखने को मिल रहा है। बैंक वाले काउंटर्स, साथ ही मेटल्स के काउंटर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बैंक में एक अच्छी चीज़ पता है कि HDFC को अगर मैं छोड़ दूँ तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक और हिंडसन, इन चारों पे भी मार्केट थोड़ा थोड़ा रेट अब अच्छा दे रहा है। निफ्टी बैंक अगर आप अपनी स्क्रीन पर वापस से देख पाएँ इस समय, तो मेटल्स काउंटर्स के अंदर सभी में अंदर आज प्रेशर है, पूरी स्क्रीन आपको लाल दिखेगी। ऑटो, रियल एस्टेट, FMCG भी फटाफट से दिखा दो स्क्रीन पर से तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। FMCG आज दिन भर में आपके काम आएगा। ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें HUL ऑलरेडी एक ट्रेड के रूप में आपको मिला हुआ है। निफ्टी IT इंडेक्स ये कमज़ोर है आज, TCS भी हल्की कमज़ोरी है और इन्फोसिस में भी हल्का सा प्रेशर है। ऑटो के अंदर मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कोई भी ऑटो कंपनी ऐसी नहीं है जिनमें 1% तक की भी बढ़त हो और ज़्यादातर शेयर इस समय लाल निशान में है। तो कुल मिला के जितने भी आप स्टॉक्स देख पा रहे हैं हीट मैप के जरिए, आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है। मिड कैप में सबसे ज़्यादा टूटने वाले में से जो हीट मैप पे दिख रहा है वो है एलकेम लैब, ये आपकी स्क्रीन पर है। मेरे दोनों सहयोगी मार्केट का जो मेहमान है उनसे कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखेंगे। फिलहाल इंडिया विक्स और नोटिस कराता हूँ करीब 6% ऊपर है। देयर इज़ नो फियर, इतना रिक्वायरमेंट है, 14.5 तक माफ़ है, इनफैक्ट 15 तक भी विक्स माफ़ है। 15 के ऊपर विक्स नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाजार गिर रहा है, विक्स बढ़ रहा है। तो बाजार में शुरुआत कमजोरी वहां से और गहराते हुए 100 अंक नीचे है निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर है। और आज आप देखिए मेटल शेयरों का मूड बहुत ज़्यादा खराब है। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सारे के सारे निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। और उसके अलावा अगर आप वायदा की लिस्ट देखेंगे तो सेल हो गया, वेदांता हो गया, 3% के आसपास से गिरावट। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सभी मेटल इंपोर्ट पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। अगर वो इफेक्ट में आ जाता है तो निश्चित तौर पर ये सेंटिमेंट के लिहाज से तो नेगेटिव है ही, क्योंकि देखिए अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है। फिर इन्हें रिटेलिएटरी टैरिफ लगने शुरू हो जाते हैं। फिर दिक्कत ये होती है कि फिर चाइना भी लगाएगा, बाकी और देश वो भी लगाएंगे, तो ये एक उस लिहाज से थोड़ा नेगेटिव जरूर हो जाता है। चलिए समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं फिलहाल, और हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं। शिवांगी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं अभी बाजार में? बाजार में हम देख रहे हैं कि काफी एक सॉफ्टनेस बनी हुई है, एडवांस डिक्लाइंस थोड़े डिक्लाइंस के टिल्टेड टुवर्ड्स है, बट ऐसे में M&M काफी स्ट्रांग है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स भी रहा है ऑटो स्पेस में। लगातार हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से काफी एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पे अपने एक 7 महीनों के क्लस्टर जोन से उसके हायर प्राइस बैंड को निकालते हुए नजर आ रहा है। वन ऑफ द आप कह सकते हो कि पूरे बाजार में स्ट्रॉन्गेस्ट है, सिर्फ ऑटो स्पेस में ही नहीं। तो यहाँ पे काफी एक अच्छी मोमेंटम है जो हम चेस कर सकते हैं। खरीदारी के मौके ढूंढे, नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो राउंड अबाउट 3400 के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, 3180 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, 3180 का स्टॉप लॉस होगा और 3400 रुपए के टारगेट आपके लिए M&M में। शिवांगी, कुछ और भी ट्रेड्स आप खोज के रखिए, आपके पास लौट के आते हैं। लेकिन गौरांग भाई, अगर हम कैपिटल गुड्स वाले शेयरों की बात करें तो कमिंस में, BHEL में लोअर लेवल से रिकवरी देख रहे हैं। आपको लगता है कि तेजी ये सस्टेनेबल होगी और आपका कोई पसंदीदा शेयर कैपिटल गुड्स बास्केट में? अभिषेक, देखिए मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले किसी संस्था की तरफ से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र को लेकर के कुछ बिकवाली की रिपोर्ट आई थी और हमने काफी हावीपन देखा था। लेकिन उस दिन के पश्चात, उसके बाद वाले दिन में रिकवरी हमने देखी और जिस प्रकार से अभी
डिम्पी जी ने वाटैक को लेकर के प्रश्न पूछा था। हालांकि ये भी एक तरीके से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है, जिस तरीके से ये वाटर ट्रीटमेंट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड सीवेज वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाती है। L&T, Cummins, Siemens, ABB, KEC इंटरनेशनल, ये सब कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियां हैं, दिग्गज और मझौली कंपनियां, जहां पर हमारी खरीदारी की राय रही है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको अगर तिमाही दर तिमाही तुलना करनी है तो वो आपकी समझ है, मेरे समझ में वो नहीं आता। जहां तक कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का सवाल है नतीजों का, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको तिमाही दर तिमाही तुलना करके ये निश्चय करना चाहिए कि आपको निवेशित रहना है या बेच देना है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जैसे रक्षा क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र है, जहां पर ऑर्डर बुक अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। और वो समय जो लगता है, उसी समय को ध्यान में रखते हुए आपको भी आपकी रणनीति जो है वो लंबे समय की आपको रखनी चाहिए। और आपको साल दर साल की या फिर 6 महीने जो नतीजे आते हैं, छमाही दर छमाही या साल दर साल, वो देखो। आप तिमाही दर तिमाही देख करके परिवर्तन करेंगे तो ये मेरे ख्याल से सूझबूझ वाली रणनीति नहीं होगी। लंबी अवधि के लिए ये सभी कंपनियां पसंद है और निवेश की राय है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, निवेश की राय है। अगर बाजार में कुछ और शेयरों की बात करें जहां पर एक्शन ज्यादा है, तो वाटेक वाबा का तो जिक्र किया अभी गौरांग ने, 8-9% के आसपास की तेजी है। और दूसरा शेयर है MTNL, जहां पर हम देख रहे हैं कि 7-7.5% के आसपास की तेजी है, क्योंकि कैबिनेट से 6,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अप्रूवल की खबर आ रही है। बाकी कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्शन है बाजार में देख नहीं रहे हैं। अच्छा, डिफेंस वाले शेयरों में आज हम सिलेक्टिव बाइंग देख रहे हैं। मजगांव डॉक आपको ऊपर दिखेगा, BEML में आपको तेजी दिखेगी। आज से बेंगलुरु में एयर इंडिया शो की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन मेटल निश्चित तौर पर आज काफी ज्यादा पिटाई के शिकार हो रहे हैं। बड़े शेयर भी गिर रहे हैं और जो छोटे वाले शेयर हैं वहां पर भी कमजोरी आ रही है। लेकिन बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत जरूर आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जो है रिकवर करके उसकी जो कमजोरी रह गई है 65 अंकों के आसपास की रह गई है। निफ्टी बैंक में जो गिरावट है वो है करीब करीब 70 से 80 अंकों के आसपास की। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वीक है, 800 शेयर NSE पर कमजोर है और उसके मुकाबले करीब 1500 शेयरों में आज गिरावट के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो एनर्जी हो गया, मेटल, माइनिंग, ये दो स्पेस यहां पर निश्चित तौर पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। थोड़ा सा टिल्ट हम देख रहे हैं कि सेफ्टी की तरफ गया है। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, टाटा कंज्यूमर, HUL, इनमें थोड़ी थोड़ी आपको आधे % के आसपास की बाइंग दिखेगी। डिफेंस वाले शेयरों में भी खरीदारी थोड़ी थोड़ी हो रही है। लेकिन शिवांगी, कहीं मेटल में आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं? कोई बिकवाली का सौदा है आपके पास? जी, हमने देखा था कि वेदांता में एक काफी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रही है। एक काफी तेजी से हम इसमें गिरावट देख रहे हैं, बट वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि ये कंसोलिडेटिव बैंड पे है। यहाँ पे जरूर थोड़ी बहुत वीकनेस और देखने को मिल सकती है, बट अगर ये कोई शॉर्ट कर रहा है तो काफी एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही करे। मेटल स्पेस जो है वो काफी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं और इसमें जो है काफी ग्लोबल क्यूज के वजह से भी इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदांता जो है 420 तक की वीकनेस दिखा सकता है। यहाँ पे 450 का एक रेजिस्टेंस जोन्स है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक टेक इस वक्त वेदांता पे कमजोरी के साइंस और ये कमजोरी जो है और ज्यादा हावी होती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल कमजोरी मार्केट में भी, शुरुआती बिकवाली का दबाव, और ये बिकवाली में कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त आप देखेंगे IT, एनर्जी, रियल एस्टेट, फार्मा और मेटल पैक लाल निशान के साथ गिरावट झेल रहे हैं। वहीं ऑटोमोबाइल, FMCG और कुछ हद तक PSU बैंक्स के कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स का लगातार बढ़ना जो है इसे कंसर्न के तौर पर समझना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली का दबाव है। दोनों इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे लाल निशान के साथ गिरावट झेल रहे हैं। निफ्टी ऑटो टॉप सेक्टोरल गेनर अब भी कहा जाएगा, जिस पर M&M का जिक्र हमने अभी किया, और उसके अलावा भी ऑटो एंसिलरी पर भी एक राय होनी चाहिए, क्योंकि टायर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड मेटल और साथ ही फार्मा स्पेस है जहां पर गिरावट हावी होती हुई। ध्यान रखिएगा, लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन चल रहा है, आखिरी हफ्ता, और आज के सत्र में निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज,
ये सारी की सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे और साथ ही वायदा बाजार से जुड़ी कंपनियां बाटा इंडिया, एस्कॉर्ट्स, नैल्को, नाइका और वरुण बेवरेजेस। तो लास्ट वीक ऑफ रिजल्ट सीजन और इन तमाम नतीजों के पहले और नतीजों के बाद ये स्टॉक्स में रिएक्शन जरूर नजर आ सकता है। इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी वापस जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि बाजार की शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं और शुरुआती रुझान स्टॉक स्पेसिफिक क्या नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताइए। जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। और जो सुबह मैंने रेकमेंड किया था HUL, आई थिंक ओपनिंग काफी अच्छी रही है और 20 दिनों के एवरेज के आसपास सजेस्ट कर रहा है, बट अगर ये क्लोजिंग 2400 के ऊपर हो जाए कभी भी इस हफ्ते, मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसी ट्रेड को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो भी FMCG में से ही ब्रिटानिया होगा। करीबन 4970 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 4900 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 5100, 5150। ये दो स्टॉक्स इस वक्त रेडार पर प्रशांत के HUL 2450 के टारगेट्स इंटैक्ट रख रहे हैं। मजबूती करीब 2% की यहां पर देखने को मिल रही है और तेजी जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। कंजम्पशन स्पेस है जो कि लगातार इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है और इस पर ध्यान भी होना चाहिए। इस बीच गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस पर आपका टेक अच्छा लगा, काफी डिटेल्ड एंड कह सकते हैं कि नजरिया एक बनता हुआ दिखा। L&T, Cummins, Siemens, KC इंटरनेशनल, विएटेक, वबाक का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र पर मैं आपसे एक राय जानना चाह रही थी, क्योंकि देखिए बजट के ठीक बाद हमने देखा कि इस स्पेस में थोड़ी सी कमजोरी के साइंस या कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला। वहां से वापस से आप खबरों के दम पर तो एक्शन में है ही डिफेंस क्षेत्र, और आपने भी कहा कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको तिमाही दर तिमाही नहीं, लंबी अवधि का नजरिया रखना है। अब एरो इंडिया की ही अगर बात करें, आज से बेंगलुरु में ये शो शुरू हो रहा है। नए इनोवेशंस, AI पावर्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनोवेशंस नहीं, AI टेक्नोलॉजी की भी बातें चल रही हैं। सो एक सवाल रक्षा क्षेत्र पर, डिफेंस पर, और एक और चीज ये थी कि बैंगलोर के अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि टेक हब से आगे बढ़कर डिफेंस हब भी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो उम्मीद रखता हूँ कि बैंगलोर के साथ साथ बाकी अन्य जो छोटे बड़े शहर हैं वहां पर भी रक्षा क्षेत्रों को लेकर के राज्य स्तर पर जो सरकार है वो निवेश के लिए प्रोत्साहन दे, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य रणनीति होगी। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट समिति रखी जाती है राज्यों में लोगों को आकर्षित करने के लिए और निवेश करने के लिए। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। रक्षा क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स में, रेलवे में, ऊर्जा में भी अगर आप देखें तो आपको नजरिया लंबी अवधि का रखना चाहिए, क्योंकि समय लगता है प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। रक्षा क्षेत्र में जो अभी हमारी खरीदारी की राय है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL और कोचिन शिपयार्ड। लेकिन इसके अलावा भी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई राय नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, BEML, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं। L&T भी अगर आप देखें तो कुछ अहम भूमिका निभा रही हैं, भारतीय नौसेना की मदद कर रही हैं, जिस प्रकार से उनकी फैसिलिटीज हैं डिफेंस में योगदान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको इन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो एरो शो हो रहा है उसके पहले मेरे ख्याल से कुछ 2 साल पहले मानसी दुबई में एरो शो हुआ था, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड का प्रदर्शन दिखाया था और बहुत ही प्रभावित लोग हुए थे उस LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर के। और इस पर्टिकुलर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन भी हुआ था और इसको शामिल भी किया है। जहां तक हमारे रक्षा बलों का प्रश्न है, तेजस को लेकर के मैं, ठीक है आपको GE के तरफ से इंजन मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्नोलॉजी मिलने के लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सब छोटी मध्यम अवधि की समस्या हैं। तेजस Mark 1 और उसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन तेजस MK2 Mark 2 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। और एक एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है मानसी, अगर आप देखने जाए तो। ये सब शुरुआत है। आपको अगर वास्तविकता में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा आपके निवेश में, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है।
बिल्कुल गौरांग सर, थैंक्स फॉर दैट टेक। सो डिफेंस प्लेयर्स पर एक फंडामेंटल टेक, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग पर भी लंबी अवधि का नजरिया इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन साथ ही आईटीसी होटल्स, भारती एयरटेल, डिफेंस से जुड़ी तमाम कंपनियां, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए और रिजल्ट इम्पैक्ट जहां जहां दिख रहा है उस पर भी, और खबरों के दम पर भी एमटीएनएल, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा जैसे स्टॉक्स पर एक फोकस जरूर होना चाहिए। शिवांगी, एमएनएम का जिक्र आप अभी अभी कर रही थी, अब ऑटो के साथ ऑटो एंसलरी पर भी एक राय होनी चाहिए, क्योंकि जेके टायर, अपोलो टायर्स शुरुआत अच्छी हुई, मजबूती के साथ ये ट्रेड करते हुए नजर आए। बैटरी स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, और स्टॉक्स लाइक पीसीबीएल हालांकि आज के सत्र में परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआती तेजी दिखाने के बाद गेंस मानो फ्रिजल आउट हो रहे हैं। ऑटो एंसलरी पर क्या टेक सिमिलर होगा या फिर वॉच लिस्ट में रखना है इन्हें? स्पेस में जिस तरह से मोमेंटम हमने देखा है वो हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा मोमेंटरी बेस्ड है, एंड वो ट्रेड्स को हम एक शॉर्ट टर्म नजरिए से देख सकते हैं, बिकॉज ऑटो स्पेस में भी सिलेक्टिव बाइंग है, पूरे स्पेस में बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। कुछ जो टू व्हीलर स्पेस है उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत अभी भी वीकनेस है, उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ ऑटो स्पेस को सिलेक्टिव देखें और पूरे ऑटो एंसिलरी पैक को उस तरह से बाइंग इंटरेस्ट से ना देखें। काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ पूरे बाजार में। और मेरी राय रहेगी कि जैसे एमएनएम स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो काउंटर्स, और ऐसे बाजार में भी काफी अच्छी तरह से होल्ड करा है, तो उनमें फोकस करें। जो टायर और बैटरी स्पेस में थोड़ी बहुत पुल बैक मूव लास्ट वीक हमने देखने को मिली थी, पर अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट के साथ ही। हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और करें इस स्पेस में। क्वाइट अ रैशनल अप्रोच एक्चुअली, और ऑटो एंसिलरी को एक बार साइड में रख सकते हैं वॉच लिस्ट में, लिस्ट डाउन करें इन स्टॉक्स को, ऑटो सेक्टर पर खास नजर होनी चाहिए। विनोद कार्की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हमारे साथ 10:10 पर जुड़ेंगे बाजार पर अपनी राय लेकर, तो उनके साथ चर्चा पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच बाजार में गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। निफ्टी आप देख रहे हैं 23,444 के लेवल्स पर, बैंक निफ्टी में भी साइंस ऑफ वॉलेटिलिटी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में और ज्यादा कमजोरी हावी होती हुई। मिड कैप इंडेक्स करीब 500 अंक टूटता हुआ, स्मॉल कैप में भी 200 से 250 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 500 लिस्ट ऑफ स्टॉक्स अगर देखेंगे, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, अपोलो टायर, कैस्ट्रॉल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। एफएसएल पर प्रशांत एक राय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के नतीजे हैं, नतीजों के बाद आज एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड फर्स्ट सोर्स में नजर आ रहा है। प्रॉफिट मुनाफे के फ्रंट पर करीब 25% का इजाफा, 160 करोड़ का पोस्ट किया, वहीं रेवेन्यू करीब 31% सालाना आधार पर बढ़े हैं, और डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है। 2-2.5% गेन्स। फर्स्ट सोर्स पर कोई राय बन रही है? तो मानसी, यहाँ पे क्लियरली स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, बहुत एविडेंट है, और वो करीबन 375 जोन पे है, 375 मुझे लग रहा है बिल्कुल ऑलमोस्ट आज का हाई वही है। तो यहाँ पे रणनीति ये होनी चाहिए कि अगर फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉय करने हैं 375 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और फॉलो थ्रू मिले तब लॉन्ग जाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है अभी काफी वक्त लगेगा। यहाँ से सिर्फ अगर आपके पास लॉन्ग हो और ये गैप अप मिला है तो ट्रेल कीजिए अराउंड 358, और अगर कोई यहाँ इस लेवल पे आए तो प्रॉफिट बांध के बाहर होना होगा। फ्रेश पोजीशन जैसे का 375 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही बाय करना होगा। ठीक है, नरेश मिरानी भी इस बीच मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो मार्केट्स खुलने के बाद आपका टेक, आपके शेयर्स कौन से हैं, फिर मैं इंडेक्स पे एक कॉल भी लूंगा सर आपसे। तो ओवरऑल अभी भी हम एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, जहाँ पे मार्केट्स में मोमेंटम नहीं, एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है। 23,200 से लेके 23,800 का रेंज होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। स्टॉक पिक्स रहेंगे, जो दो स्टॉक्स है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सबसे पहले बाय रहेगा भारती एयरटेल पर, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो गया। रिजल्ट्स के बाद भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन था। स्टॉप लॉस होगा 1650, टारगेट होगा 1750 का। दूसरा बाय होगा आयशर मोटर्स पर, जहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, एक फिर से मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 5300, टारगेट 5700। भारती एयरटेल सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे। आयशर मोटर्स भी आज हरे निशान में ही खुला, अभी भी हरे निशान में ही है, करीब 30 रुपये के आसपास की बढ़त है। नरेश भाई 50,000 किसी तरह से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को खुला हुआ आधा घंटा हो चुका है, बट बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, अभी भी हम कंसोलिडेशन फेज में है, तो
एक बेस फॉर्मेशन जरूरी है हर इंडेक्स में। सो अगर बैंक निफ्टी भी देखे तो यहाँ पे एक अपसाइड रेजिस्टेंस तो जो था 50,500, डाउनसाइड में जो एक गैप अप मूव बीच में हुआ था जहां से शुरुआत हुई थी 49,500, जब तक हम 49,500 के ऊपर है तो एक कंसोलिडेशन फेज में 1,000 पॉइंटर के रेंज में रह सकती है बैंक निफ्टी। है इस बीच गौरांग सर को हम जरा शुक्रिया करेंगे, सुबह सुबह उठते हैं हमारे लिए और अपनी इंटेलिजेंस हमको देते हैं। गौरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच सर। हेल्दी एंड वेल्दी बने रहे आप, ये हमारी शुभकामनाएं हैं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नरेश से जरा दो चार क्वेश्चन, हाँ नरेश से जरा मैं दो चार क्वेश्चन हो रहे लेता हूँ। नरेश, ये इंडिया विक्स जो 5% बढ़ा है, ये कोई कॉज ऑफ अ कंसर्न तो नहीं है ना? इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज, 15-16 तक विक्स की चिंता नहीं? नहीं, तो ये रेंज में बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में वोलेटाइल थोड़े मूव्स होता है तो 5-10% विक्स के लिए मूव करना काफी नॉर्मल है। जबकि वो अगर 10-15% के ऊपर होता है, 15 का अगर सीधा 17 हो जाता है तब प्रॉब्लम है। ये तो नॉर्मल सा मूव है, नॉर्मली है, ठीक है, डन। सारी चीज़ें मैंने मोटा मोटी आपसे चेक करवा ली। जरा दो शेयर आपसे, और डी मार्ट आप प्लस करोगे नरेश? डी मार्ट नहीं अभी भी अवॉइडेबल ही रहेगा। स्टॉक में जो रिजल्ट के बाद एक स्पाइक आया था, उसके बाद फिर से स्लो ड्रिफ्ट ही रहा है नीचे। कंसोलिडेशन में है 3600 से लेके 4000 का रेंज होना चाहिए, और ये रेंज में काफी टाइम तक रह सकता है। ठीक है। शिवांगी, एक शेयर आपसे पता करता हूँ, बर्जर पेंट, ये भी काफ़ी तेज़ी से टूटा। इसका बड़ा भाई एशियन पेंट तो खैर काफ़ी बेहतर तरीके से और बेहतर जगह पर फिट है, बट बर्जर पेंट पर आपका टेक क्या है? मैं अभी एशियन पेंट पे कोई कॉल नहीं लेना चाहता, मैं बर्जर पेंट पे कॉल लेना चाहता हूँ। ले सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ? इन क्षेत्र की स्टॉक्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक कुछ हम देख रहे हैं कि खास मोमेंटम नहीं है, ऑल्दो लोअर लेवल से अच्छी पुल बैक मूव है, बेस फॉर्मेशन अच्छी बनी है यहाँ पे। मंथली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली 440 के लेवल से पुल बैक मूव देखने को मिला है, वहां पे स्ट्रेंथ ऐड हुई है। तो अक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, बट ओवरऑल ब्रूज स्टॉक है, दोनों ही पेंट के जो हैवी वेट्स हैं। और यहाँ पे 500 पे हल्का रेजिस्टेंस जरूर है, जहां से हमने आज भी थोड़ी बहुत रिजेक्शन जोन हम देख रहे हैं कि इस पूरे महीने में थोड़ी बहुत रिजेक्शन जोन देखने को मिली है। तो 500 रेजिस्टेंस जोन्स रहेगा, उसको ध्यान रखते हुए हम ट्रेड करें। 470 का एक सपोर्ट है। ठीक है। प्रशांत सावंत, आज सुबह आपने एचयूएल बताया था, मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, आज कंजम्पशन का प्ले थोड़ा एक्टिव है वापस से। एचयूएल के अलावा अगर आप देखना चाहें तो डी मार्ट, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, गोदरेज सीपी ये एक्टिव है आज, इसके बाद जुबलेंट फूडवर्क ये एक्टिव है, कोलपाल ये एक्टिव है, आईटीसी ये एक्टिव है। ये सभी शेयर्स ऑल दो इनके पास परसेंटेज गेन नहीं है, बट एक किसी न किसी तरह से 100 पॉइंट निफ्टी टूटने पर भी हर निशान में आपको देखेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट हुआ है डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ में। आप टाटा कंज्यूमर जरा चेक करेंगे? जी डिम्पी जी, बिल्कुल। उसके पहले जस्ट एक अपडेट देना चाहूंगा। ओपनिंग पे मानसी के साथ ब्रिटानिया भी डिस्कस हुआ था, वो भी अच्छा कर रहा है। टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल कगार पे, बाउंड्री पे 200 दिनों के एवरेज के, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जस्ट एक दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए 1030 जोन के ऊपर, 1030 स्पॉट के ऊपर कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1015, यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। वहां से आप टारगेट रख सकते हो ऑलमोस्ट 1075-80, बट 1030 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक मैं अवॉइड करूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मार्केट्स को थोड़ा जल्दबाजी है वापस से नीचे आने की। जो एक मोमेंटम यूफोरिया बना, पॉइंट्स बैक टू बैक अच्छी चीज़ें आई मार्केट्स के अंदर, बट मार्केट ने सिर्फ एफआईज की ढाल ओढ़कर कि देखिए मेरे पास तो एफआईज नहीं है इसलिए मैं नहीं चलूँगा, कसम सी खा रखी है। कई बार बहुत बुरा भी लगता है इस तरह के मार्केट्स को देख कर आप, क्योंकि आप रोज़ देखते हैं, रोज़ जिस चीज़ की वेट करते हैं, फिर वो नहीं होता तो एक ना एक दिन आपका भी सब्र जवाब दे देता है। कुछ मेरा भी सब्र वही जवाब दे रहा है इस समय। मैं मार्केट्स को जब रोज़ देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ से बार बार निराशा होता हूँ, इतनी भी क्या डिपेंडेंस है भाई एफआईज के ऊपर? आपके पास और भी तो 10 चीज़ें होंगी देखने के लिए। कई लोग कहते हैं इंडियन मार्केट्स अभी भी काफ़ी वैल्यूएशन पे हाई है, ठीक है, लेकिन 10% के करेक्शन के बाद एक सस्टेनेबल पुल बैक तो आना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं आया तो है पुल बैक,
अरे भाई वो पुल बैक तो फील करने में भी 200-300 पॉइंट खा जाता है, आप पुल बैक कैसे फील करेंगे? और फिर आप बैक टू बैक चलाते नहीं हो, है ना, तो आप कन्विक्शन ही नहीं मार्केट में लौट पा रहा है। तो इसलिए अभी भी नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाले स्टांस पे अपनाए रखो। मुश्किल स्टांस, मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन करें क्या? जब तक अच्छी से हाथ में चीज़ें नहीं आएंगी काम नहीं बनेगा। देखते देखते 50,000 की मैं थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहा था कि बैंक निफ्टी 50,000 किस तरह से बचा रहा है, उसने भी खो दिया 50,000, अब वो भी 50,000 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा नरेश, 1250 के आसपास है। में एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है बट मोमेंटम नहीं आ रहा। अगर हम देखें लास्ट 3 महीने में मल्टीपल बॉटम्स बड़े बने हैं 1200 से 1220 में। एक जो रिसेंटली एक बड़ा अपटिक आया था वो डे का लो है 1245 का, तो जब तक 1240-45 होल्ड करता है फिर से एक बाउंस बैक हो सकता है। मल्टीपल बॉटम्स तो है बट मोमेंटम अभी तक नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है यहाँ पे 1240 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 1240 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए रिलायंस के शेयर में। 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो भी बढ़ रही है। और टेंशन वाली चीज़ ये है कि देखिए एडवांस डिक्लाइन का रेशियो ना काफ़ी डिटोरेट हो रहा है। सुबह हम देख रहे थे जब बाजार खुले तो करीब 800 शेयर तेजी वाले थे, करीब 1400-1500 शेयर कमजोरी वाले थे, लेकिन अब वो रेशियो घट के आप देखिए 500 शेयर तेजी वाले रह गए हैं और 1850 शेयरों में इस वक्त हम गिरावट देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर मेटल, सेलेक्ट फार्मा, माइनिंग, एनर्जी, ये तमाम शेयर आज आपको कमजोर होते हुए दिखेंगे। नरेश जी, एक बार जरा पावर ग्रिड पर आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि पावर ग्रिड के नंबर थोड़े से वीकर साइड पर आए थे और शेयर ये कमजोर भी हो रहा है। कहां तक आप इसको फिसलते हुए देख रहे हैं? फिलहाल हम देख रहे हैं कि 270 पर आ गया ये शेयर, 2.5% के आसपास ही कमजोरी है। तो अगर हम देखें तो रिसेंट सपोर्ट जो था 280-85 का जो इलेक्शन डे पे बना था वहां से भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट लेवल जो है सपोर्ट का वो 255-260, यहाँ से एक बेस बन के शुरुआत हुई थी मोमेंटम की भी 2024 में। सो 260 के आसपास एक पॉज आना चाहिए और वहां से बाउंस बैक। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए पावर ग्रिड को लेकर व्यू। लेकिन 9:45 हो गए हैं और चलिए ये जानते हैं कि इस कमजोरी वाले बाजार में भी जहां पर शुरुआती गिरावट बढ़ती जा रही है, आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, कहां पर पैसे आपके लिए बनेंगे? लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। फिनवर्सिफाई के ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करना है? पुट के साथ जा रही हैं या फिर कॉल पर भी भरोसा जताएंगी आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए यहाँ पे पुट ऑप्शन के जरिए ही ट्रेड करना काफी यहाँ पे अकलमंदी का काम रहेगा। अगर हम देखें ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। ओपनिंग ट्रेड के अंदर आईटी इंडेक्स जो है वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है ऑन द हायर साइड 43,150 के लेवल्स के पास, और उसी के चलते हुए इन्फोसिस के काउंटर के अंदर भी जो है वो 1920 के लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है और आज ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1880 का इन्फोसिस का आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के चलना है। आप इसको 26 रुपए के भाव के पास इसको खरीद सकते हैं। अभी 24 रुपए 70 पैसे के करीब इसका भाव चल रहा है। 26 रुपए के भाव पे खरीदे। टारगेट इसका 42 का रहेगा। स्टॉप लॉस 20 का मेंटेन करके रखना है। अधिकतम मुनाफा 6,400 और नुकसान 2,400 तक का हो सकता है। ठीक है, इन्फोसिस के 1880 वाली पुट खरीदनी है। 26 रुपए के भाव पर आपको मिलेगा। शेयर में आज हम देखने की कमजोर शुरुआत हुई है। लक्ष्य 42 रुपए का, स्टॉप लॉस 20 रुपए का आपको लगा के चलना है और अधिकतम मुनाफा 6,400, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 2400 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी यह आपके लिए एक आकर्षक सौदा हो सकता है। इन्फोसिस में पुट ऑप्शन की ये जो खरीदारी की रणनीति है ध्वनि की तरफ से। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस बीच आप देखिए सोने में 550 रुपए की तेजी है, 85,000 रुपए के भी ऊपर गोल्ड MCX, ये फ्यूचर्स के प्राइसेस होते हैं और 85,000 के प्राइसेस। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉमिक्स का जो भाव है वो $2,900 के आसपास के भाव हैं। तो जो दुनिया भर में थोड़ी से ना डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है, तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और सोने में लगातार बाइंग और स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं।
आप यहाँ पर भी डिफेंसिव्स में थोड़ा रुझान है। आप देखिए HUL हो गया, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ITC, ये सारे के सारे शेयर आपको तेजी वाले साइड पर दिखेंगे। बैंकिंग शेयर में कमजोरी जरूर है, लेकिन इक्का दुक्का बैंक आपको थोड़ी थोड़ी गेंस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। उसमें से आप ICICI बैंक को देखिए, थोड़ी सी आपको तेजी ICICI बैंक में दिखेगी। और ICICI बैंक के अलावा आप SBI के शेयर में देखेंगे करीब 0.25% के आसपास के गेंस पर वहां भी कारोबार हो रहा है। लेकिन पावर, एनर्जी आप पूरा का पूरा कह लीजिए, क्योंकि NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। और मेटल का मूड भी काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में जो भी स्टील और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैरिफ लगाएंगे। उसके चलते चिंता ये है कि भारत में शायद ओवर सप्लाई जैसी सिचुएशन होगी। अगर अमेरिका में स्टील कम जाता है, भारत में शायद ज़्यादा आए। देखते हैं कि इसको इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले होते हैं। लेकिन सेंटिमेंटली भी थोड़े से नेगेटिव माहौल बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक पर ज़रा व्यू लेंगे आपसे, इस पर अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। डिलीवरी में देखने की 3.5% के आसपास की कमजोरी पर आज कारोबार हो रहा है। प्रशांत, डिलीवरी के नंबर्स भी थोड़े कमजोर साइड पर ही आए थे। ट्रैक करते हैं आप डिलीवरी? जी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं, बट अगर इस चार्ट को देखें, एक्सट्रीमली वीक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई पोजीशन होनी चाहिए। इस लेवल पे आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कोई रैली आए और रेजिस्टेंस पे एक्शन दिखे तब हम डिसाइड कर सकते हैं, फिलहाल अवॉइड होगा। ठीक है, फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह है। SBI थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ऑलरेडी हमने देखा कि गिर के भाव इसका 750 रुपए के भी नीचे आया था। थोड़ी सी पुलबैक की कोशिश हुई SBI के शेयर में। नरेश जी, SBI आपको कैसा लगता है? और अगर मैं पूछूं कि आप कब खरीदेंगे तो वो लेवल कौन सा होगा, क्योंकि अभी तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अगर टेक्निकली देखें तो 720-730 एक मेजर सपोर्ट है लास्ट एक साल का। इलेक्शन डे का लो भी यही था, जैन का भी लो यही था, और कल का भी लो अराउंड यही भाव पे था। और अगर हम लास्ट ईयर भी मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर भी देखें तो मार्च अप्रैल में भी यही लो था। तो 720-730 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो करंट लेवल्स पे बाई होगा 720-25 का स्टॉप लॉस रख के, और बाउंस बैक फिर से 770 तक आ सकता है यहाँ। ऑलराइट, तो ये एक राय SBI पर 770 तक के लेवल्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 740 के आसपास करीब आधे % की इस वक्त मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हीट मैप को अगर देखें, और इसके अलावा जहां ताज़ा खरीदारी, बाजार का मूड माहौल या सेंटिमेंट जो है वो टुवर्ड्स बेरिश ज़्यादा इस वक्त नजर आ रहा है। और लगभग सारे के सारे सेक्टर्स, सारे के सारे पॉकेट्स अगर आप देखेंगे वहां पर बिकवाली का दबाव ही देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस सेशन के लोज को भी निफ्टी ने और ज़्यादा टच डाउन कर दिया है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 120 पॉइंट्स ऑफ डेज हाई ये ट्रेड करता हुआ। और स्मॉल कैप में भी करीब 1% की गिरावट पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये गिरावट और ज्यादा बड़ी नजर आएगी। ऑल टाइम हाई सेंटिमेंट्स इस वक्त अगर आप देखेंगे, चुनिंदा FMCG प्लेयर्स हैं, कंजम्पशन स्पेसेस हैं एंड M&M के जैसे स्टॉक्स हैं, जो कि ऑफकोर्स क्लियर कट न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर मजबूती के साइंस दिखा रहे हैं। वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम भी M&M के साथ साथ NHPC, LIC जैसे स्टॉक्स में नजर आ रहा है। और ताज़ा खरीदारी के काउंटर्स को अगर आप देखेंगे, क्लियरली कंजम्पशन स्पेस है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है, जिसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स आप देखें, HUL देखें, डाबर, बाटा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टॉक्स लाइक अपोलो टायर्स, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डाबर मोटे तौर पर कंजम्पशन और FMCG का पैक है जो कि इस वक्त कामकाज करता है। और अभी जिसका जिक्र हम कर गए SBI। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG में प्रशांत शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बहुत ही मामूली हैं, लेकिन 315, 317 के लेवल्स के आसपास पेट्रोनेट LNG का स्टॉक कमजोर बाजार में भी एटलीस्ट हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मानसी, यहाँ पे अगर हम देखें पेट्रोनेट में, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि एक पुल बैक आया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है करीबन 322 से लेके 318। तो हम रेजिस्टेंस की तरफ पुल बैक आया है, वहां पे 200 दिनों की एवरेज भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो आपको ट्रेल करके बुकआउट करना होगा, और एक बार ये 322-25 के जोन को कैप्चर करे, क्लोज हो,
तब हम डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ सेल ऑन रैली के टेक्सचर में रैली का ही इस वक्त सेंटिमेंट बनता हुआ। लेकिन नरेश जी गुड मॉर्निंग। इस बीच आईटीसी होटल्स पर कोई राय? ऑफ कोर्स यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर कम हो सकते हैं, लेकिन आईटीसी को अगर आप देखें यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। ताज़ा खरीदारी जहाँ हो रही है इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 0.5% के गेंस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हूँ। आईटीसी होटल्स में करीब 3.5-4% की मजबूती। होटल्स में टेक्निकली कुछ बोल नहीं सकते, बट आईटीसी अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 महीने से जो बॉटम बने हैं 425-430 में, ऊपर में 465-470 से बार बार नीचे आ जाता है, तो एक ये रेंज बाउंड मूव है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस के साथ 428 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। लास्ट वीक को अगर याद करें, उसके पहले के भी हफ्ते को, मतलब लास्ट 2 हफ्तों को अगर याद करें, बाजार संभलने की पूरी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में 1-2 सेशंस में कामयाबी भी मिलती है, लेकिन वीक ऑन वीक गेंस के सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश में ओवरऑल अगर आप देखें डे टू डे बेसिस में मार्केट सल्क कर जाते हैं, यानी कि बिकवाली का दबाव लगभग पिछले वीक की अगर बात करें, और ट्यूसडे का सेशन एक था जब बाजार संभलने की कोशिश कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट से ट्रंप को लेकर जो खबरें कुछ आती हुई नजर आई, उसका एक कह सकते हैं इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला था। इसके अलावा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के सेशन में इनफैक्ट अगर आप देखें आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स आई, लेकिन बावजूद इसके बाजार में गिरावट ही हावी होती रही। आज भी दिल्ली इलेक्शन के आउटकम का कोई रिएक्शन जितना नजर आना चाहिए वैसा मार्केट में नहीं दिख रहा है। वॉलेटिलिटी बिल्कुल है और डायरेक्शनल ट्रेंड जो है मार्केट में लगातार मिसिंग है। तो ये लगातार तीसरा हफ्ता है जबकि डायरेक्शन लेस मार्केट इस वक्त है और काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एडवांसेस के मुकाबले डिक्लाइंस का पलड़ा आपको भारी मिलेगा। और कमजोरी के साथ साथ अगर आप देखें रिजल्ट हेवी डेज भी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स चल रहे हैं। आज अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर्स, ग्रासिम जैसी कंपनियां हैं जिसके नतीजे हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक स्पेस और फार्मा कैटेगरीज की अगर बात करें प्रशांत, डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को संभालने का काम करते हैं ये, लेकिन आज इस स्पेस में भी, फार्मा स्पेस से भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ मान से अगर हम देखें तो एक जो पुल बैक आया था, वो चाहे औरो हो या फिर अपना ग्लेनमार्क हो, वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एक कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट अभी बाइंग के इंडिकेशंस आ नहीं रहे, तो मैं वेट करूंगा। इनफैक्ट लुपिन में एक बहुत अच्छा स्पाइक आया था, वहां पे भी रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा एक इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच जाए और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिले तो अच्छा पुल बैक मिल सकता है, बट फिलहाल नो ट्रेड जोन में तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करें, इस वक्त तो नो ट्रेड जोन है। डिफेंसिव्स के तौर पर भी फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इस वक्त बाजार को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने के बाद घरेलू स्टील और मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। भारतीय कंपनियों पर इसका कितना असर पड़ेगा, सारी की सारी डिटेल्स, इंपैक्ट लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे जानते हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, शुक्रवार की तेजी के बाद आज के सत्र में मेटल स्टॉक्स और इन पर्टिकुलर स्टील स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट दिखी है। जैसे आपने बताया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। एडिशनल 25% टैरिफ्स स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर लगाए जाएंगे, ऐसा ऐलान और ऐसा बयान निकल कर आया है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में जो स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट्स अमेरिका में होते थे वो अब बंद हो जाएंगे या टैरिफ्स लगेंगे तो प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे मार्केट्स में सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर सप्लाई बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसेस पर भी दिखेगा। इंडियन मार्केट की ही बात करें तो चाइना, कोरिया, वियतनाम जैसे कंट्री से इंपोर्ट्स पिछले कुछ महीनों में स्टील के इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं और अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, जिसके चलते प्राइसेस कम होंगे। तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा और इसी के चलते सभी मेटल और इन पर्टिकुलर स्टील स्टॉक्स पर आज भारी दबाव दिखा है। आशीषा, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। मेटल स्टॉक्स में चमक जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब अगर आप देखें टैरिफ की चिंता से मेटल शेयरों में इस वक्त कमजोरी और गिरावट का रुझान। जेएसपीएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3.5-4% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। नरेश जी, मेटल पैक पर कोई राय देना चाहेंगे आप? जो थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश हुई थी फ्राइडे को, उसमें कोई फॉलोअप नहीं है, तो अभी भी वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड अगर स्टील में देखें तो काफी वीक है, साइडवेज है एल्यूमिनियम स्टॉक्स में।
तो वेट एंड वॉच रहेगा। भी है और कमजोरी और ज्यादा हावी हो सकती है, वेट एंड वॉच। फिलहाल अवॉइड लिस्ट में मेटल पैक को भी रखना चाहिए। एक्सचेंज एंसलरी पर प्रशांत देख रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई लिमिटेड शुरुआत अच्छी हुई थी, वहां से इस वक्त अब लाल निशान में तब्दील होता हुआ, लेकिन इसके अलावा बिकेम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, इन स्टॉक्स पर क्या कोई राय बनती हुई? 5739 इनफैक्ट बीएसई पर ही एक नजरिया, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है या एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके पास है वो क्या करें? तो यहाँ सीडीएसएल तो वीक है और अगर हम बीएसई को देखें तो एक गैप रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 5700 के नीचे अराउंड 5680-85 ये होना चाहिए, यानी करंट प्राइस से 1% नीचे, और पोजीशन को ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सचेंज एंसलरी पर ये राय। बीएसई लिमिटेड इनफैक्ट शुरुआत अच्छी हुई थी, वहां से इस वक्त संभलने की पूरी कोशिश में, लेकिन बढ़ चुके हैं 10 और